हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्री राम क्लासेस में। और कक्षा 9 की वार्षिक परीक्षा 2025 का जो आपका पेपर होगा उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर आपके सामने है। पूर्णांक आपके 100 नंबर का रहेगा और आपको 3.25 घंटे का समय मिलेगा। ये कक्षा 9 की गणित का पेपर आपके सामने है। आप इसी प्रकार से और भी प्रश्नों की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। कई सारे जो पुराने पेपर आपके अपने ऐप के अंदर मिल जाएंगे। आपको हर विषय के कक्षा 9 की हर विषय के आपको पेपर कम से कम 25 से 30 हर विषय के पेपर आपको पुराने पेपर अपने ऐप के अंदर उपलब्ध हैं। अगर आप जो डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप के अंदर आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएगी और वहाँ पर आप जो चैप्टर वाइज टेस्ट भी दे सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें आप जो इस ऐप के अंदर दे सकते हैं। और ऐप को डाउनलोड कर लेना, साथ ही अपना जो व्हाट्सअप ग्रुप है उसको ज़रूर ज्वाइन कर लेना। आपके पास भी कोई पुराना पेपर है और आप उसको अगर सोल्व करवाना चाहते हैं तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 75 68 35 0069। इसके ऊपर आप भेज सकते हैं। शर्त है कि PDF जो बनाएंगे वो साफ़ होनी चाहिए और उसके ऊपर कोई लिखा हुआ या ऐसे आपको बिल्कुल क्लियर आपको जो PDF भेजनी है ताकि मैं उसका सोल्यूशन आपको अच्छी प्रकार से करवा सकूँ। यहाँ पर आप 49 रुपये में टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। आपके लिए काफ़ी बेनिफिट रहेगा, जिसमें आपके चैप्टर वाइज टेस्ट मिलेंगे और हर विषय के आपके 25 से 30 पुराने पेपर आपको 2023 के पेपर 23-24 के मिल जाएंगे। और भी मॉडल पेपर, नोट्स वगैरह सारी चीज़ आपको केवल 49 रुपये में आज अगर आप इसको ज्वाइन करते हैं तो आप परचेज कर पाएंगे। तो आइए इस वीडियो में कक्षा 9 की गणित का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर वो सोल्व करते हैं। और आपके और भी यहाँ पे वीडियो आने वाले हैं, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और अपने व्हाट्सअप ग्रुप इसको ज्वाइन कर लेना। पहला प्रश्न आपके सामने है जो कि अबसद का प्रश्न आएगा। पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि 1/√3 जो है वो किस प्रकार की संख्या है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि 1/√3 जो है वो किस प्रकार के नंबर है। ये परिमेय संख्या है, अपरिमेय है, या फिर प्राकृत संख्या है, या फिर पूर्णांक संख्या। तो बच्चों ये जो संख्या आपके अपरिमेय संख्या है, ये इरेशनल नंबर है, यानी कि इसको P/Q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है। यहाँ पर जिसको P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते वो इरेशनल नंबर होता है। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का भाग करेंगे तो उत्तर हमेशा अपरिमेय संख्या ही आता है। तो यहाँ पर जो इसका उत्तर है वो क्या आएगा, अपरिमेय संख्या आएगा। √3 हो गया, √2 हो गया, जिसका वर्गमूल नहीं ज्ञात कर सकते वो सारी आपके अपरिमेय संख्या ही होती हैं। आपसे कोई पूछे कि पाई कैसी संख्या है, तो पाई बच्चों अपरिमेय संख्या है, याद कर लेना, पक्का परीक्षा में पूछा जाएगा। पाई कैसी संख्या, तो पाई एक अपरिमेय संख्या है, याद कर लेना, इसको भी एक अपरिमेय संख्या है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, एक बहुपद दे रखा आपको पॉलिनोमियल, जिसमें आपको इसका जीरोस फाइंड करना है, शून्य ज्ञात करना है। तो शून्य ज्ञात करने के लिए 2x + 1 जो आपका पॉलिनोमियल है, बहुपद है, इसको 0 के बराबर लिखेंगे और x का मान ज्ञात करेंगे। तो 2x + 1 = 0 है, तो 2x बराबर -1 हो जाएगा, प्लस का 1 उधर आएगा तो -1 हो जाएगा। x का मान ज्ञात करना है तो ये 2 इसके भाग में आ जाएंगे -1 के, तो इसका उत्तर कितना आएगा आपके -1/2। इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा। तो ये इसका करेक्ट आंसर है -1/2, ऑप्शन नंबर स में आपके दे रखा है। तो इसी प्रकार से आपको उत्तर को हल करके आंसर निकालने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके तीसरा। इससे पहले आपको मैं बताता हूँ कि ये जो बहुपद है 2x + 1, ये आपका रेखिक बहुपद है, इसको लीनियर इक्वेशन पॉलिनोमियल कहते हैं। इसकी जो ऊपर इक्वेशन इसको इक्वेशन के रूप में लिखेंगे या फिर बहुपद के रूप में बताएंगे, तो इसकी घात जो है वो आपके 1 है। कितनी घात है इसकी घात 1 होने के कारण ये हमारा जो बहुपद है वो कैसा बहुपद है, रेखिक बहुपद है। तो इसका उत्तर आपको याद रखना है। रेखिक बहुपद की घात कितनी होती है प्यारे बच्चों, 1 होती है। आप सभी को अच्छे से याद होनी चाहिए। और द्विघात बहुपद है तो उसकी घात कितनी हो जाएगी, उसकी घात 2 हो जाएगी। उसके शून्य कितने आएंगे, जिसकी जितनी घात होती है उसके उतने ही शून्य प्राप्त होते हैं। ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से याद रखनी है। इस बिंदु की आपको y अक्ष से दूरी बतानी, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। जब भी y अक्ष से दूरी पूछे तो आपको x निर्देशांक लिखना है या फिर आपको भुज का मान लिख लेना है। या तो x निर्देशांक लिखेंगे या फिर उसको कहेंगे भुज का मान लिख लो। तो भुज का मान कितना है, x के मान को भुज कहते हैं। ये हमें y अक्ष से दूरी पूछ रहे हैं तो हम भुज का मान लिखेंगे जो कितना है, 3 है। ऑप्शन नंबर द इसका करेक्ट आंसर रहेगा, 3 इसका उत्तर हो जाएगा। लेकिन अगर ये उत्तर माइनस में दे रखा होता है यहाँ पे, है ना, ये -3,4 होता तो फिर भी इसका जो उत्तर है आपके +3 ही होता है, क्योंकि दूरी कभी भी माइनस में नहीं होती है। आपके ऑप्शन में 2 ऑप्शन दे रखे हैं कि -3 और 3, तो कौन सा सही करेंगे, ये +3 करेंगे, क्योंकि दूरी डिस्टेंस जो होती है कभी नेगेटिव नहीं होती है। आपको ये विशेष तौर पे याद रखना है, प्लस का ही उत्तर आपको दूरी में लिखना है। आपसे पूछे कि इस बिंदु की x अक्ष से दूरी कितनी है, तो x अक्ष से दूरी पूछे तो आपको कोटि का मान लिखना है। कोटि का मान कितना है, 4 है, तो 4 इसका उत्तर रहेगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। कमेंट करके बताओ मूल बिंदु के निर्देशांक। मैं बार बार पूछता हूँ, ये परीक्षा में वापस छुपेगा आपके, तो मूल बिंदु के निर्देशांक आपको कमेंट करके बताना है। फिर अपन बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि 2 रेखाएं
परस्पर लंबवत हैं तो उनके मध्य कितने का कोण होगा। जो परपेंडिकुलर होती है एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर, वो एक दूसरे के राइट एंगल बनाती है, 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा, समकोण हो जाएगा, राइट एंगल 90 डिग्री। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, समकोण लंबवत हो या फिर परपेंडिकुलर एक ही बात है ये, इनका मान 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री को समकोण कहते हैं, आप सभी को पता ही है। 90 डिग्री के कोण को कौन सा कोण कहते हैं, उसको समकोण कहा जाता है। और 360 डिग्री को फुल कंप्लीट एंगल कहते हैं, इसको पूर्ण कोण कहा जाता है, इसको कंप्लीट एंगल पूर्ण कोण कहा जाता है। और 180 जो होता है 180 डिग्री, इसको सरल कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको सरल कोण कहा जाता है। ये फिर इसी का दूसरा नाम है रीजु कोण भी कहते हैं, इसको स्ट्रेट एंगल या फिर रीजु कोण कहा जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से याद रखनी है। एक मान लो समबाहु त्रिभुज, आप सभी को पता होगा समबाहु त्रिभुज क्या होता है, ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों ही साइड इक्वल हो, तीनों ही साइड बराबर होते हैं, इसको अपन समबाहु त्रिभुज कहते हैं। जिसकी तीनों भुजाएं बराबर है, उसके तीनों कोण भी बराबर होते हैं। तो इसका जो प्रत्येक कोण है, इसका मान आपको कमेंट करके बताना है कि समबाहु त्रिभुज का जो प्रत्येक कोण है, इसका मान कितने डिग्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका पाँचवा क्वेश्चन है कि इसमें आपको पूरक कोण का युग्म कौन सा नहीं है, इनमें से कौन सा है कि पूरक कोण युग्म नहीं है, वो बताना है। पूरक कोण का मतलब क्या होता है, ऐसे दो कोण जिनको जोड़ने पे 90 डिग्री आ जाए, ऐसे दो कोण जिनको जोड़ने पे 90 डिग्री आता है, उसको अपन क्या कहते हैं, पूरक कोण कहते हैं। तो किन को जोड़ने पे 90 नहीं आ रहे, वही हमारा उत्तर हो जाएगा। देखो 30 और 60 90 होते हैं, ये तो है। 0 और 90 भी 90 है, ये भी सही है। और 34 और 56 इनकी जोड़ भी 90 है। लेकिन 60 और आप बात कर लेते हैं 70 की, तो ये 130 हो रहे हैं, ये 130 हो रहे हैं। इसका मतलब ये पूरक नहीं है, ये पूरक कोण नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वाला आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। पूरक कोण का मतलब दो कोणों को जोड़ने पे 90 आ जाए, उनको पूरक कोण कहते हैं। अच्छा, आप उस पूरक कोण का मान बताना जो अपने पूरक कोण के बराबर है, उस कोण का माप बताना जो अपने पूरक कोण के बराबर है। ठीक है, जो अपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बराबर आता है, उसका आपको इक्वल होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, उसका आपको वैल्यू बतानी कि कितनी होती है, कितने डिग्री के कोण को लिखेंगे आप। तो इसका उत्तर ये 60 और 70 वाला उत्तर रहेगा। अगर आपके यहाँ पे पूरक की जगह पे समपूरक होता, क्या होता, समपूरक, तो समपूरक का मतलब ऐसे दो कोण जिनको जोड़ने पे कितने आ जाएं, जिनके जोड़ने पे 180 आ जाता है, उनको अपन समपूरक कोण कहते हैं। तो ये भी आपको अच्छे से याद रखना है, दो कोण जिनकी जोड़ 180 डिग्री आती है, उनको समपूरक कोण कहते हैं। तो याद रखना, दोनों 90-90 के हो जाएंगे तो दोनों पूरक कोण बराबर हो जाएंगे, समपूरक कोण बराबर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन, यदि किसी त्रिभुज की सभी कोण बराबर है तो प्रत्येक कोण कितने का होगा। ये लो, मैंने थोड़ी देर पहले आपसे ऊपर पूछा कि सभी कोण बराबर है तो प्रत्येक कोण कितने का होगा। तीनों कोण बराबर है तो त्रिभुज के तीनों कोणों का जो इंटीरियर एंगल होते हैं, इनका सम कितना होता है, 180 होता है। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसमें 3 का भाग देंगे, क्योंकि तीनों ही कोण बराबर हैं तो तीनों ही इक्वल हो जाएंगे। 3 का भाग देंगे तो प्रत्येक कोण का मान आ जाएगा 60 डिग्री, 60 डिग्री इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर स इसका बिल्कुल एक्यूरेट करेक्ट आंसर होने वाला है। तो ये भी आपको अच्छे से याद रखनी है। आपसे पूछे कि एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, एक समकोण त्रिभुज में अधिकतम कितने समकोण हो सकते हैं, कमेंट करके बताना। देखें, एक समकोण त्रिभुज में अधिकतम कितने समकोण हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल कितना होता है। जो क्वाड्रिलेटरल होता है उसके जो सभी जो इंटीरियर एंगल होते हैं उनके सम आपको बताने, तो ये आपके हो जाएगा 360 डिग्री। चतुर्भुज के चारों कोणों का जोड़ 360 डिग्री होती है, जबकि त्रिभुज के तीनों कोणों की जोड़ 180 डिग्री होती है। 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं और 270 का जो कोण होता है ये आपके प्रतिवर्ती रिफ्लेक्ट एंगल होता है, ये इसको प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। कौन सा कोण है ये, प्रतिवर्ती कोण कहा जाता है, जिसका मान 180 से 360 के बीच में होता है। 180 से तो बड़ा होता है और 360 से छोटा होता है, तो उसको क्या कहते हैं, उस कोण को कहा जाता है रिफ्लेक्ट एंगल, यानी कि प्रतिवर्ती कोण इसको कहा जाता है। तो ये एक प्रतिवर्ती कोण का उदाहरण है। ये कोण आपका ऐसा बनेगा, ये वाला कोण एक लाइन है और ये वाला कोण ऐसा, तो ये पूरा कोण आपकी 270 का कोण है। कितने का कोण है ये, 270 का कोण है ये। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते, क्वेश्चन नंबर आपके 8वां। समबाहु त्रिभुज की एक भुजा ए है तो इसका परिमाप कितना होगा। देखो, समबाहु त्रिभुज है, इसका मतलब तीनों भुजाएं इसकी समान है। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो उसको समबाहु त्रिभुज कहा जाता है। अब इसकी तीनों ही भुजाएं बराबर हैं, इसके माप में, मेज़र में तीनों ही जो साइड है वो इक्वल है। ये भी ए है, ये भी ए है और ये भी ए है। अब ये कह रहे हैं कि इसका जो आपके परिमाप आएगा वो कितना आएगा। तो परिमाप क्या होता है, परिमाप का मतलब यहाँ पे इसका जो
पेरीमीटर वो आपको बताना है, मतलब तीनों जो साइड इसकी सम, तीनों भुजाओं की जोड़ इसके परिमाप के बराबर आती हैं। तो तीनों भुजाओं की जोड़ कर लेंगे, जैसे ये ए, ये बी और ये सी है। ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजाएं जो है बराबर हैं। तो ए बी बी सी और सी है, तीनों की जोड़ करेंगे तो ये इसका परिमाप आ जाएगा ए प्लस ए प्लस ए। कितनी बार ए आया? 3 बार ए आया, तो इसका उत्तर हो जाएगा 3A। तो 3A इसका करेक्ट आंसर रहेगा। 3A आपके ऑप्शन नंबर ए में इसमें दे रखा है। देखो ये जो प्रश्नावली आपकी परिमाप वाली प्रश्नावली, हीरोन का सूत्र वाली, वो 10 नंबर की प्रश्नावली है आपके वार्षिक परीक्षा के लिए। और ये जो प्रश्नावली है 11वीं प्रश्नावली पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन वाली, ये 25 नंबर की प्रश्नावली है। तो 10 नंबर तो आपके परिमाप क्षेत्रफल वाले और ये पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन वाले 25 नंबर, और 25 नंबर आपके आगे पूछे जाएंगे ये वर्ग चिन्ह वाले वगैरह जो माध्य माध्यक बहुलक वाले। 60 नंबर का मैटर कवर करेगी 3 प्रश्नावलियाँ। आपको ज़्यादा ध्यान देना है 10वीं प्रश्नावली पे, 11वीं प्रश्नावली पे और 12वीं प्रश्नावली पे। मैंने 10वीं का वीडियो भी डाल रखा है, 11वीं का वीडियो भी डाल रखा है और 12वीं का वीडियो भी डाल रखा है। तीनों प्रश्नावली को अच्छे से कर लेना। वार्षिक परीक्षा में 60 नंबर की क्वेश्चन केवल 3 प्रश्नावलियों से पूछे जाएंगे। तो स्मार्ट स्टडी आपको करनी है, कम समय में आपको ज़्यादा आउटपुट देना है, तो आपको फिर बोर्ड का जो ब्लूप्रिंट है उसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। वार्षिक परीक्षा का ब्लूप्रिंट मैंने पहले ही अपलोड कर रखा है, आपने देख लिया होगा। नहीं देखा हो तो आप वीडियो सर्च कर लेना, मिल जाएगा आपको, या अपने जो व्हाट्सअप ग्रुप है उसके ऊपर आपको मिल जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते, क्वेश्चन नंबर आपका 9वां क्वेश्चन आपके ये है कि इस एक 5 सेमी त्रिज्या वाले अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात। एक कोई इसमें आपके अर्धगोला है जिसकी रेडियस त्रिज्या दे रखी है आपको 5 सेंटीमीटर। इसमें आपके आर बराबर दे रखा है 5 सेंटीमीटर। और इस गोले का अर्धगोले का आपको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया ज्ञात करना है। ये आपकी एक अर्धगोला है, कटोरी जैसी आकृति जो होती है वो अर्धगोले के रूप में, या नंगाड़े जैसी आकृति होती है वो अर्धगोले की आकृति होती है। मंदिरों में जो बजते हैं नंगाड़े, आपने सुन देखे होंगे ये नंगाड़े। तो ये तबले देख लो, नंगाड़े नहीं देखा तो तबला देखा होगा आपने। तबले ये सभी आपके अर्धवर्ताकार अर्धगोलाकार ही होते हैं। या बॉल को बीच में से काट लो तो वो भी एक प्रकार का अर्धगोला ही होता है। तो इसकी जो रेडियस है वो आर बराबर आपको दे रखी है 5 सेंटीमीटर। और इसका आपको टोटल सरफेस एरिया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। मतलब क्या है इसका वक्र पृष्ठीय तो ज्ञात करना ही करना है, इसका जो ढक्कन है वो भी इसमें शामिल रहेगा। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो गोले का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है टोटल सरफेस एरिया वो आपके होता है इसमें 3πr²। क्या होता है? 3πr²। यह आपके गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। अर्धगोले का है ना, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है अर्धगोले का। तो ये हेमीस्फीयर जो होता है, हेमीस्फीयर का या अर्धगोले का टोटल सरफेस एरिया 3πr² होता है। और इसमें आपको मान लिखना है, देखो पाई के रूप में ही उत्तर लाना है। इसमें भी पाई है, इसमें भी पाई है, इसमें भी पाई और इसमें भी पाई है। तो फिर आपको पाई का मान नहीं रखना है इसमें, तो 3 के 3 ही आएंगे, पाई का पाई ही आएगा। आर का मान कितना है? 5 है, तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर हो जाएगा। बच्चों 5 का स्क्वायर आपको पता ही है 25 होता है। तो 3 × पाई × आपको 25 कर देना है। 25 को गुणा कर दो 3 से, तो 25 दूनी 50, 25 दिया 75 पाई इसका आंसर रहेगा। प्यारे बच्चों 75 पाई आपके ऑप्शन नंबर ब में दे रखा है, यही इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 10वां। एक समान त्रिज्या के गोले और अर्धगोले के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात आपको ज्ञात करना है। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 4πr²। और अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? वो होता है आपका 3πr²। तो देखो r² से r² कट जाएगा और पाई से पाई कट जाएगा, तो उत्तर कितना आएगा आपके? 4:3 आएगा। 4/3 को क्या लिख सकते हैं? 4:3 लिख सकते हैं। कहाँ दे रखा है 4:3? ऑप्शन नंबर स में दे रखा है, यही हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। ऐसे प्रश्नों की ज़्यादा से ज़्यादा आपको तैयारी करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको PYQ निकालने हैं। ओल्ड क्वेश्चन पेपर जितना ज़्यादा निकालोगे उतना अच्छा आपका जो डिवीज़न बनेगा। रिवीजन आप मैटर करता है डिवीज़न बनाने के लिए, तो आप जितना रिवीजन करेंगे उतना अच्छा आपका डिवीज़न बनेगा। तो अगर आप और भी बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो आपने बता दिया मैंने आपको सबसे पहले कि ऐप के ऊपर आपको रोज़ाना टेस्ट मिलते हैं, टेस्ट ज़रूर देवें। इसके अलावा ऐप के अंदर आपके जो पुराने पेपर डाल रखे मैंने, गणित के कम से कम आपको 25 से ज़्यादा प्रश्न पत्र पुराने पेपर आपको 2023 के 23-24 के मिल जाएंगे। और
अलग अलग जिलों में पहले पेपर अलग अलग होता था, तो वो वाले पेपर मैंने डाल रखे हैं। काफ़ी प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएंगे वहाँ पे। इसके अलावा विज्ञान के, सामाजिक के, हर विषय के जितने भी आपके पेपर होंगे उन सभी विषय के पेपर आपके जो पुराने पेपर ऐप के अंदर आपको वो 49 रुपये वाले टेस्ट सीरीज़ में उपलब्ध है। और जो बच्चा 49 रुपये की टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करता है, और अगर आप जो टॉप 3 बच्चों में आते हैं ऐप के अंतर्गत, जो आपकी जो टॉप 3 बच्चों में आएंगे, तो आपको मेरी ओर से 1100 रुपये की जो पुरस्कार राशि वो मिलने वाली है। तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो आप 49 रुपये में टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं और ये 1100 रुपये की जो पुरस्कार राशि वो प्राप्त कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा मेहनत करें ताकि आप जो इसका जो सपना है वो पूरा हो सके। और ये मैं आपके सभी के सामने सभी को लाइव ये ऑनलाइन इसका जो एक फॉर्म भरवा के रिजल्ट आने के बाद में ये 3 बच्चों को 1100 की जो पुरस्कार राशि वो मिलने वाली है। तो आपका भी सपना है कि मैं भी जो अच्छी तैयारी करके देखो, तैयारी तो होगी आपकी अच्छी, इसके अलावा आपके जो ये पुरस्कार भी आप प्राप्त करेंगे, आपका नाम भी होगा, आप टॉपर भी रहेंगे आप स्कूल में। तो ये सारी चीज़ें आपको 49 रुपये में तैयारी के रूप में करवा रहा हूँ। तो जिन भी बच्चों का इंटरेस्ट है इसमें ज्वाइन करने का, तो वो आप इसमें 49 रुपये में इसको परचेस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 11वां क्वेश्चन है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। तो बच्चों आपको फॉर्मूले सारे याद करने। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, यही हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। फिर बात कर लेते हैं ये किसका फॉर्मूला है, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर एच जो है ये बेलन का, ये सिलेंडर जो होता है उसका वॉल्यूम है, सिलेंडर का आयतन है, बेलन का ये आयतन होता है। अगर बेलन के आयतन में 1/3 लगा देते हैं तो वो फिर किसका आयतन हो जाता है, शंकु का आयतन हो जाता है। ये तो शंकु का आयतन है, कोण का वॉल्यूम है, और ये वाला आपके बेलन का आयतन है। तो याद रखना ये 1/3 शंकु का आयतन बेलन के आयतन का 1/3 होता है, 1/3 होता है। देखो 3 छोटे छोटे शंकु मिला के एक बेलन बनता है, ये आपको याद रखना है। तो ये 1/3 हो जाएगा। एक का आपकी जो आयतन है 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच करेंगे तो एक शंकु का आयतन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके 12वां है, समीकरण को संतुष्ट करने वाला युग्म कौन सा है। ऐसे सवालों को आपको ऑप्शन से हल करना है ना। ऑप्शन से देखो, बाई ऑप्शन से इसको कैसे हल करेंगे, एक एक ऑप्शन रखेंगे इसमें, और जिससे उत्तर 7 आ जाएगा वही हमारा उत्तर रहेगा। जैसे 3x + 2y, तो पहला ऑप्शन लेते हैं ये वाला कि x की जगह पे 1 लिखेंगे और y की जगह पे 2 लिखेंगे। तो 3 × 1 + 2 × y का मान कितना है, 2 है। तो इनको हल कर लेते हैं। इसका उत्तर अगर 7 आता है तो अपन इसको टिक कर लेंगे, अगर इसका उत्तर 7 नहीं आता है तो फिर नेक्स्ट ऑप्शन पे चेक करेंगे। तो 3 एकम 3 + 2 दूनी 4, 4 और 3 7 हो रहे हैं देखो इसमें, और हमारे भी 7 ही चाहिए। तो फिर हमारा उत्तर ये ए ही ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, दूसरों को चेक करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वाला आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन आपकी प्रश्नावली है 13वीं लास्ट प्रश्नावली का सवाल है ये सांख्यिकी वाला, और ये 25 नंबर की प्रश्नावली है। सांख्यिकी वाली जो प्रश्नावली आपके 25 नंबर की प्रश्नावली है। तो आपको इसमें क्या पूछा जा रहा है, एक वर्ग अंतराल दे रखा है 20 से 25, इसका आपको वर्ग चिन्ह क्लास मार्क आपको निकालना है, मिड पॉइंट निकालना है इसका आपको, है ना। मिड पॉइंट के 2, क्लास मार्क के 2, या फिर इसको मध्यमान के 2, इन्हें ये सारे एक ही नाम है। तो मिड वैल्यू, मिड पॉइंट या फिर क्लास मार्क, ये सभी एक ही नाम है। वर्ग चिन्ह के 2, ये इसका मध्यमान के 2, हिंदी में इसका नाम होता है मध्यमान, या फिर इसको मध्य बिंदु के 2, मध्य बिंदु, और क्लास वर्ग चिन्ह, ये तीनों एक ही नाम है। परीक्षा में आ जाए ये तीनों एक ही नाम है, याद रखना। कैसे ज्ञात करते हैं, तो मैं थोड़ा सा इसमें आपको ये डिटेल से समझा देता हूँ कि इसमें ये 20 से 25 जो दे रखा है, इसको 20 से 25 बोलते हैं। कई सारे बच्चे के इसको 20 - 25 बोलते हैं, जो उच्चारण इसका जो बोलने का तरीका वो गलत है। ये 20 से 25 बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको, 20 से 25। तो 20 से 25 में ये जो 20 दिखाई दे रहे हैं, ये इसकी निम्न सीमा है। क्या है इसकी निम्न सीमा, लोअर लिमिट कहते हैं इसको। और ये जो 25 दिखाई दे रहे हैं, ये 25 इसकी क्या हो जाएगी, उच्च सीमा हो जाएगी। तो 2 चीज़ तो आपने ये नहीं सीखी, इसमें आपको पता भी होगा वैसे पहले, ये निम्न सीमा होती है और ये वाली ऊपरी सीमा या उच्च सीमा होती है। इसको निचली सीमा, इसको ऊपरी सीमा भी कहते हैं। इसको निचली सीमा, इसको ऊपरी सीमा कहा जाता है। ये लोअर लिमिट है और ये अपर लिमिट है इधर ना। तो छोटा मान लोअर लिमिट है और बड़ा मान अपर लिमिट हो जाएगा। फिर 2 चीज़ें आपको ज्ञात करनी होती हैं, एक तो वर्ग अंतराल, इंटरवल ज्ञात करते हैं, अंतराल ज्ञात करते हैं। अंतराल तो इनका अंतर होता है, कितने का गैप है, तो वो ज्ञात करने के लिए, वर्ग अंतराल ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है, उच्च सीमा में से निम्न सीमा को घटाते हैं। उच्च सीमा में से निम्न सीमा को क्या करते हैं, घटाते हैं। यानी कि 25 - 20 करेंगे तो इसका जो गैप है h है वो आपके आ जाएगा 5। तो इसमें देखो
5 तो इसमें ये इसका अंतराल है, मतलब गैप है इनका। हमें गैप नहीं ज्ञात करना इस सवाल में, वर्ग चिन्ह ज्ञात करना है। तो वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला होता है उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा और बट्टे में 2, दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगाएंगे। तो वर्ग चिन्ह का आपको सूत्र याद रखना है, वर्ग चिन्ह बराबर इसका सूत्र होता है निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा और बट्टे में आएगा आपके 2। निम्न सीमा कितनी दे रखी है, 20 दे रखी है, प्लस उच्च सीमा 25 दे रखी है, और दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगाएंगे। 20 और 25 को जोड़ो, कितने आएंगे, 45 आएंगे। तो 45 और बट्टे में 2, 45 में 2 का भाग देंगे तो आपके 22.5 इसका उत्तर आएगा। कुल मिला के जो उत्तर आएगा वो इन दोनों के बीच में आएगा। मध्य बिंदु या वर्ग चिन्ह का मतलब क्या होता है, इनके बीच का बिंदु ज्ञात करना है। तो 22.5 इसका करेक्ट आंसर रहेगा। तो ये इसका जो वर्ग चिन्ह है वो कितना है, 22.5, जो कि ऑप्शन नंबर ब में दे रखा है। उम्मीद करता हूँ कि ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। ये 20 जो है, ये 20 इसमें आपके निम्न सीमा है, लोअर लिमिट कहते हैं इसको निम्न सीमा कहेंगे। और ये जो 25 दे रखे हैं वो 25 आपकी ऊपरी सीमा है। इसको ऊपरी सीमा के दो या उच्च सीमा के दो, दोनों एक ही नाम होते हैं। लोअर लिमिट निम्न सीमा, अपर लिमिट उच्च सीमा को कहा जाता है। फिर आपको इसका चौड़ाई ज्ञात करनी हो, क्या ज्ञात करनी हो, चौड़ाई के दो या अंतराल के दो एक ही बात है। उच्च सीमा में से निम्न सीमा को घटाते हैं। तो इसकी चौड़ाई कितनी हो जाएगी, चौड़ाई 25 माइनस 20 बराबर इसकी जो चौड़ाई वो 5 हो जाएगी। तो 5 ही का इसकी चौड़ाई रहेगी। ये वाले क्वेश्चन आपके गलत नहीं होने चाहिए। आपको नहीं समझ में है तो और कमेंट कर देना, मैं आपको और समझा दूंगा। लेकिन क्वेश्चन एक भी आपको गलत नहीं करना है। टारगेट अपना 100 में से 100 का है ना इस बार, तो फिर पूरा करके रहेंगे इसको। चाहे आप इसके लिए कितनी भी मेहनत करनी पड़े, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। आपको उतनी ही मेहनत करवाएंगे कि आप जो कम मेहनत में आप जो आराम से 100 में से 100 नंबर प्राप्त कर सकें, ऐसे मैं आपको तैयारी यहाँ पे करवाने वाला हूँ। बस आपके पास पुराने क्वेश्चन पेपर हो, उसकी आप बार बार प्रैक्टिस करें। उसके लिए 49 रुपये आपको खर्च करने हैं और सभी विषय के पुराने पेपर आपको अपने ऐप में मोबाइल में ले लेने हैं, ताकि आपके जो कोई भी क्वेश्चन उसमें से आएगा तो वो गलत नहीं होगा। और क्वेश्चन उन पेपर में से आएगा, फिर मैं आपको कहता हूँ आप उनको अच्छे से रिवाइज कर लेना। अगला क्वेश्चन आपके 15वां है, ये 14वां कि वर्ग अंतराल 10 से 15 की उच्च सीमा क्या है। देखो आ गया क्वेश्चन, ये उच्च सीमा पूछी जा रही है। तो अपर लिमिट क्या होती है, ये तो निम्न सीमा हो जाएगी 10। तो 10 तो क्या है, इसकी निम्न सीमा है। तो ये तो हो जाएगी इसकी निम्न सीमा। और ये जो 15 दिखाई दे रहा है आपको, तो 15 क्या हो जाएगा, इसकी उच्च सीमा हो जाएगी। तो उच्च सीमा का तो कंसेप्ट क्लियर है ही आपके। 15 इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर द इसका करेक्ट आंसर होगा। आपसे इसमें पूछे कि निम्न सीमा कितनी है, तो उत्तर देंगे इसमें आपके 10 निम्न सीमा है। और आपसे कोई पूछे कि इसका अंतराल कितना है, इसकी चौड़ाई कितनी है, तो 15 में से 10 को घटाएंगे तो 5 उत्तर आ जाएगा, जो कि इसकी क्या है, ये इसका अंतराल है। क्या इसका अंतराल है, या वर्ग अंतराल के दो या इसकी चौड़ाई के दो, दोनों एक ही है। तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ कि ये जो वर्ग दे रखा है 10 से 15, इसका आपको वर्ग चिन्ह निकालना है। क्या निकालना है, वर्ग चिन्ह। जैसा हमने ऊपर निकाला था इसमें वर्ग चिन्ह 22.5 आया था, वैसा ही आपको देखिए, मैं आपसे चेक करता हूँ कि आपने कितना समझा इसको। तो 10 से 15 का आपको वर्ग चिन्ह ज्ञात करना है। वर्ग चिन्ह के दो, या इसको मिड पॉइंट या मध्य मान के दो, ये सारे मान बच्चों एक ही नाम है, कन्फ्यूज़ नहीं होना है। तो ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको सोल्व करवा दिए। अगला क्वेश्चन आपके रिक्त स्थान का आएगा, वो भी सोल्व करवा देते हैं। देखो रिक्त स्थान में आपसे पूछा जा रहा है कि 2 घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं। तो ऊपर तो हमने चर्चा कर ही ली कि 2 घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद कहते हैं। जिसकी जितनी घात होती है उसको उतना ही शून्य प्राप्त होते हैं। द्विघात वाले के कितने शून्य आएंगे, तो बच्चों 2 शून्य आएंगे, क्योंकि इसकी घात कितनी है, 2 है। तो बच्चों रेखिक बहुपद के कितने शून्य होंगे, फिर कमेंट करके बताना। देखें रेखिक बहुपद जो होता है, इस रेखिक बहुपद के कितने जीरोज आएंगे। टोटल जो आपके लीनियर पॉलिनोमियल है, इसके आपके जीरोज की जो नंबर है वो फाइंड करना है। अगला प्रश्न आपके ये है कि एक्स अक्ष पर वाई का मान कितना होता है। बच्चों बहुत बार समझाया मैंने आपको कि एक्स अक्ष की जब भी बात करेंगे, यहाँ पर वाई का मान हमेशा ही 0 आएगा। एक्स अक्ष पर वाई का मान 0 होता है। तो यहाँ पर जो बिंदु लगा हुआ है इस एक्स अक्ष के ऊपर, ये इस प्रकार से पी एक्स कोमा 0। तो यहाँ पर y का मान कितना है, 0 है। y के मान को क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। तो आपसे कोई यूँ पूछ ले ऐसे कि x अक्ष पर कोटि क्या होती है, तो x अक्ष पर जो कोटि होती है वो भी कितनी होती है, 0 ही होती है। तो इसका उत्तर क्या होगा, 0 कर देंगे, है ना। 0 कर दो या 0 लिख दो, यहाँ पे एक ही बात है। मूल बिंदु के निर्देशांक, बच्चों मैं फिर से कह रहा हूँ, याद कर लेना। ये आपको लगता होगा बहुत आसान क्वेश्चन है,
लेकिन पूरे नंबर दिलाएगा आपको ये। तो इसलिए आपको अच्छे से याद करना है, हर एक चीज़ जो मैं बोल रहा हूँ उसको कानों में फिट कर लेना है, यानी कि अच्छे से रिवाइज कर लेनी है, बार बार लर्न करनी है, इसको याद करनी है, समझना है, चीज़ों को रटना नहीं है, समझना है। तो मूल बिंदु क्या होता है मैं आपको फिर समझा देता हूँ कि एक आड़ी लाइन होती है जिसको एक्स अक्ष कहते हैं, एक खड़ी लाइन होती है जिसको वाई अक्ष कहते हैं। आड़ी लाइन को क्षैतिज रेखा कहते हैं और खड़ी लाइन को ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं। ये हॉरिजॉन्टल है और ये वर्टिकल है। जहाँ पर ये दोनों काटती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, दोनों एक लाइन एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती हैं उस बिंदु को ही क्या कहते हैं बच्चों, मूल बिंदु कहा जाता है। यहाँ पर एक्स का मान भी 0 होता है और वाई का मान भी 0 होता है। एक चीज़ और याद रखनी है कि ये जो काटती है एक दूसरे को वो 90 डिग्री के कोण पे काटती है, समकोण पर काटती हैं और पूरे तल को, पूरे कागज़ को ये 4 भागों में बांटती है जिसको चतुर्थांश कहते हैं। ये प्रथम चतुर्थांश होता है, ये द्वितीय चतुर्थांश है, ये थर्ड चतुर्थांश है और ये फोर्थ चतुर्थांश होता है। पहले में दोनों प्लस के होते हैं, दूसरे में x माइनस वाई प्लस होता है, तीसरे में दोनों माइनस के होते हैं, चौथे में x प्लस वाई माइनस होता है। ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से याद करनी है। x अक्ष पर y का मान 0 होता है और y अक्ष पर x का मान 0 होता है। तो y अक्ष पर कोई बिंदु है तो उसको ऐसा लिखेंगे 0, y। इस पे भुज 0 होता है, y अक्ष पे भुज 0 होता है और x अक्ष पे कोटि 0 होती है। ये सारे जो मैंने बोले हैं अभी आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे, इसलिए आपको अच्छे से याद कर लेना है। फिर भी आपको कुछ समझ में नहीं आए तो मैं बैठा हूँ आपके लिए, कमेंट करके बता देना, मैं आपके लिए और वीडियो अपलोड कर दूँगा। लेकिन बच्चों प्रैक्टिस में आपको कमी नहीं रखनी है। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और प्रैक्टिस, सफलता का एक ही राज है। प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट। अंग्रेज़ी की एक कहावत है, आपने बहुत बार सुनी होगी। इंग्लिश के टीचर जो आपके हैं उन्होंने कई बार कहा होगा कि प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस ही एक ऐसी चीज़ है जो आदमी को परफेक्ट बना देती है। या फिर हिंदी वाले के जो सर हैं उनके मुख से एक आपने दोहा सुना होगा, करत करत अभ्यास के, है ना। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जावत के सिल पर परत निशान। ये भी दोहा आपने सुना होगा कि वो जो कुएं के पास जो पत्थर होता है उसके ऊपर जो पानी खींचते हैं, अब तो ट्यूबवेल नल वगैरह से पानी पीते हैं, लेकिन पुराने जो आपके अगर कोई कुएं हैं तो आप देखना कुएं के पास में जो पत्थर हैं उसके ऊपर जो आपको ऐसे गर्डर इसमें देखने को मिलेंगे, उसके ऊपर निशान मिलेंगे। पूरी जो पत्थर है वो कट जाता है, पूरा पत्थर क्या होता है, कट जाता है। उसके ऊपर रस्सी आती जाती, इतनी मुलायम रस्सी बार बार आती जाती, बार बार आती जाती कि उस पत्थर को काट देती है। तो ये प्रैक्टिस है, ये अभ्यास है, इसी को प्रैक्टिस कहा जाता है कि बार बार प्रैक्टिस करो कि पत्थर जैसी कठोर चीज़ को एक रस्सी जैसी मुलायम जो वस्तु है वो काट सकती है। तो ये क्या चीज़ है, गणित, सामाजिक विज्ञान, अंग्रेजी, तो छोटे छोटे सब्जेक्ट हैं, इनको तो आप चुटकियों में निपटा दोगे। इसलिए बार बार मैं आपसे कहता हूँ कि प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट। आपको ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करना है और इतनी अभ्यास करनी कि आपको जो सपना है इस बार 100 में से 100 का वो आप ला के रहेंगे, चाहे आपके स्कूल में टीचर है या फिर नहीं है। मैं आपके लिए यहाँ पे जो वीडियो बना रहा हूँ आप उसको अच्छे से देखना और आपका जो सपना है वो आप पूरा करेंगे। आपके टीचर आपकी कॉपी जांचते समय ऐसा दांतों तले अंगुली दबा देना चाहिए कि ये बच्चा कहाँ से इतनी मेहनत करके आए, इतना तो हमने यहाँ पे पढ़ाई नहीं है, सारी चीज़ें यहाँ पे लिख रहा है, इतनी तैयारी आपको करनी है। तो मैं आपसे फिर से कहता हूँ कि सारी चीज़ें आपकी प्रैक्टिस का खेल है, सारी चीज़ें आपको याद हो जाएगी, बस अभ्यास करें। मोबाइल अगर आप यूज़ में ले रहे हैं तो मोबाइल आपको जो पॉजिटिव वे में यूज़ लेना है। ऐसा नहीं मोबाइल को खोल लिया फिर संडे है तो आप जो दिन भर रील्स चला रहे हैं, रील्स देखते जा रहे हैं, स्क्रॉल करते जा रहे हैं, डेटा खत्म हुआ फिर आप उसको रख लेंगे। तो ऐसा नहीं करना है, आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है और पॉजिटिव वे में सारी चीज़ों को लेना है। सोशल मीडिया है तो उसका उपयोग आपको पॉजिटिव वे में करना है। तो ये कुछ बातें थी, ज़्यादा हो गया तो मैं इसको सॉरी इसके लिए, लेकिन कुछ बातें आपको बतानी ज़रूरी थी। तो फ्लो में मैंने आपको न जाने कितनी बातें बता दी, तो उसके लिए अगर किसी को बुरा लगा हो तो सॉरी, पर जो चीज़ें काम की हैं वो आपको अच्छे से लर्न करनी है। अगला प्रश्न कि यदि दो रेखाएं एक दूसरे पर लंब हो, ये लो वापस क्वेश्चन आपके रिपीट हो गए। दो रेखाएं, एक रेखा दूसरी रेखा पे लंब है, लंब होने का मतलब परपेंडिकुलर है, वो 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो परस्पर कितने का कोण बनाती है, तो 90 डिग्री का कोण बनाती है। 90 डिग्री को क्या कहते हैं बच्चों, समकोण कहा जाता है। क्या कहते हैं, समकोण कहा जाता है। और ऐसे जो मैं पेपर आपके सोल्व करा रहा हूँ, ये वाले पेपर, ऐसे मेरे पास में 25-30 पेपर पड़े हुए हैं। ज़्यादा पेपर क्यों, 25-30 तो मैंने ऐप के अंदर ही डाल रखे हैं। इससे भी ज़्यादा पेपर मैं आपके और लाने वाला हूँ ताकि आपका जो प्रैक्टिस है वो और अधिक हो सके। चैप्टर वाइज आपके टेस्ट आने वाले हैं, रोज़ाना आपको टेस्ट मिलेंगे, सारी चीज़ें केवल आपको 49 रुपये में मिलेगी। नेक्स्ट है आपके 5वां प्रश्न है, समान त्रिज्याओं वाले व्रत, जो दो व्रत होते हैं वो कैसे होते हैं। समान त्रिज्याओं वाले दो जो व्रत होते हैं वो समान होते हैं, फिर समरूप होते हैं। कैसे होते हैं, वो समरूप होते हैं। या सर्वांग सम लिख लो यहाँ पे, कैसे होते हैं, सर्वांग सम
होते हैं। अगर त्रिज्या समान है तो फिर वो वृत्त कैसे हो जाएंगे, सर्वांग सम होंगे। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं, सम्मुख कोण, ये लो समांतर चतुर्भुज है, पैरेललोग्राम, इसके जो ऑपोजिट एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं और ऑपोजिट जो साइड होती है वो भी इक्वल होती हैं। तो समांतर चतुर्भुज के जो आमने सामने की भुजा होती है वो बराबर होती है, आमने सामने के कोण भी बराबर होते हैं। सम्मुख का मतलब आमने सामने, तो सम्मुख जो भुजा है, सम्मुख कोण है, वो सारे के सारे कैसे होंगे, इक्वल होंगे, बराबर होते हैं। यहाँ पे लिखेंगे बराबर लिख लो, इक्वल लिख लो, या और लिखना चाहते हो तो पे समान लिख लो, ठीक है। ये सारे एक ही वर्ड है, एक ही नाम है। एक बिंदु से कितनी रेखा गुजार सकते हैं? प्यारे बच्चों, अगर आपको कह दे कि एक बिंदु दिया गया आपको, खींचो आप कितनी रेखा खींच सकते हैं? तो आप कोई तो ऐसे खींचेगा, कोई ऐसे खींचेगा, कोई ऐसे खींचेगा, कोई जितनी मर्जी उतनी रेखा इसमें अपन खींच सकते हैं उस एक बिंदु से। मतलब कितनी रेखाएं? अनंत। ये तो गिनने जा रही है, इतनी रेखा खींच सकते हैं कि आपने गिन नहीं सको इतनी रेखाएं आप इसके ऊपर एक ही बिंदु से खींच सकते हैं। ये एक बिंदु का खेल है ना। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। एक बिंदु से कितनी रेखाएं गुजर सकती हैं? एक बिंदु से अनंत स्पर्श रेखाएं, स्पर्श रेखाएं नहीं, अनंत रेखाएं गुजर सकती हैं। तो ये आपको एक बिंदु का याद रखना है। लेकिन मैं आपसे पूछूं कि दो बिंदु से कितनी रेखा गुजार सकते हो? ये दो बिंदु दे रखा मैंने, पी और क्यू। अब इससे कितनी रेखा गुजार सकते हैं? तो ऐसा क्वेश्चन अभी आपके अर्धवार्षिक में आया था। दो बिंदु से प्यारे बच्चों एक यूनिक लाइन ही गुजरेगी, एक ही रेखा गुजार सकते हैं, एक से अधिक रेखा नहीं गुजर सकती। तो याद रखना, दो बिंदु से एक ही रेखा गुजर सकती है, लेकिन एक बिंदु से अनंत रेखाएं गुजर सकती हैं। आपसे इसका उल्टा भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो याद रखना इसको, दोनों चीज़ें अच्छे से याद कर लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक गोले की त्रिज्या आर सेमी है, आर है, उस गोले का आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। जब तक यहाँ पे वक्र नाम नहीं देना तब तक आपको उसका टोटल सरफेस एरिया ही निकालना है, संपूर्ण या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ही याद करना है। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 4πr² होता है। ये गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल है। और गोले का आयतन क्या होता है? तो गोले का जो आयतन होता है वो आपको याद कर लेना है। आयतन आपके 4/3πr³ होता है। गोले का आपको, ये तो है ना स्फीयर का है, हेमी स्फीयर का पूछे आपको, अर्ध गोले का आपको वक्र पृष्ठीय पूछे तो वक्र पृष्ठीय में आपके 2πr² करना है। और अर्ध गोले का आपको टोटल सरफेस एरिया पूछे तो आपको 3πr² करना है। और इसका वॉल्यूम पूछे, आयतन पूछे, तो ये 4 की जगह पे इसमें 2 का भाग दे देंगे तो यहाँ पे 2 बार कट जाएगा, तो इसमें आधा आ जाएगा ये, तो 2/3πr³ हो जाएगा। ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से याद करनी है ताकि आपके इनमें से कोई क्वेश्चन आएगा तो गलती नहीं होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको करवा दी है। अगला क्वेश्चन आपके तीसरा है, मान ज्ञात करना है 64 की घात 1/2। बच्चों बहुत आसान क्वेश्चन है। 64 की घात 1/2, 64 के टुकड़े करो, 64 के टुकड़े कर लो। वैसे 1/2 का मतलब क्या होता है? अंडर रूट होता है। क्या होता है? अंडर रूट। तो इसका अगर 64 का अंडर रूट करेंगे तो उत्तर कितना आएगा? 8 आएगा। लेकिन इसको घातांक नियम से करना है, तो 2 का भाग लगाएंगे, 32 बार जाएगा, फिर 2 का भाग 16 बार जाएगा, फिर 2 का भाग 8 बार, फिर 2 का 4 बार, फिर 2 का 2 बार, फिर 2 का 1 बार। प्यारे बच्चों 2 कितनी बार आया? तो 2 यहाँ पे 6 बार आया। तो 64 को क्या लिखेंगे? 2 की घात 6 लिखेंगे। और उसकी घात कितनी है? ये 64 की घात 1/2 है ना, तो इसको लिखेंगे 64 की घात 1/2, मतलब 2 की घात 6 और उसकी घात 1/2। अब घात की घात क्या होती है? गुणा होती है। a की घात m है और उसकी घात n है, तो उसको a की घात m × n लिखा जा सकता है। तो ये कितना हो जाएगा? 2 की घात 6 × 1/2। तो यहाँ पे कट जाएगा नंबर, 2 के बार से 2 एक बार कटेगा, 6 कटेगा 3 बार, तो क्या बचेगा इधर? 3 एकम 3, तो 2 की घात 3 बचेगा। 2 की घात 3 का मतलब क्या है? 2 को 3 बार गुणा करना है, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 इसका उत्तर आएगा। तो घातांक नियम से ऐसे निकालना है, बाकी सीधा उत्तर 8 इसका ऐसे भी आ जाएगा। फिर यही क्वेश्चन है जैसे ये वाला है ना, ये 32 का, 64 का 32। अब पेपर बनाने वाले ने क्या सोचा, ये इधर 64 भी दे दिया, 32 भी दे दिया, मर्जी पर जो दिए जा रहे हैं ना, ये थोड़ा सा इसमें गलत किया इन्होंने। यहाँ पे एक साथ एक जैसे नहीं देने चाहिए, 64 भी वही है और 32 भी वही, एक ही काम हो रहा है। तो 32 की घात यहाँ पे 1/5 है। इसका मतलब 32 को 2 की घात 5 के रूप में लिख सकते हैं, है ना। ये 1 2 3 4 और 5 आए, तो 2 की घात 5 और इसकी घात 1/5 है। हमने अभी देखा कि घात की घात गुणा हो जाती है, तो 2 की घात 5 और इसकी घात 1/5। 1/5 के 5 से इधर वाले 5 कट जाएंगे, बचेंगे केवल 2 की घात 1। 2 की घात 1 केवल 2 होता है, तो इसका उत्तर तो 2 आएगा और इसका उत्तर 8 आएगा। कमेंट करके बताना, एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ आपको, उसका उत्तर आप कितना बताते हो ज़रूर कमेंट करके बताना। 125 की जो घात है वो 2/3 है। कितनी है? 2/3 है। तो इसका आंसर कितना आएगा मुझे कमेंट करके बताना। किताब में मत ढूंढना, नहीं मिलेगा ये, वहाँ पर 1/3 दे रखा है,
है ना। तो किताब में ये क्वेश्चन नहीं मिलेगा, मैंने 2/3 किए हैं। फिर कह रहा हूँ इसका उत्तर जो बच्चे बताएगा मैं समझूंगा कि वास्तव में उस बच्चे की तैयारी काबिल तारीफ़ है। तो ये आपको अच्छे से देखना है। चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। वीडियो अगर लंबा बनेगा तो इसके 2 पार्ट बनाएंगे। अभी ये 34 मिनट का वीडियो तो हो चुका है और तीसरा क्वेश्चन निपटाया मैंने, तो सारी चीज़ें समझाना ज़रूरी है ताकि आपको इसमें से कोई भी क्वेश्चन आए तो गलत ना हो। के का मान ज्ञात कीजिए यदि इसका एक गुणनखंड है। तो गुणनखंड है तो इसमें इसका भाग देने पे इसका जो मान है वो शेषफल 0 आएगा, यानी कि इसमें भाग देंगे यानी कि x, इसका शेषफल ज्ञात करेंगे तो 0 आएगा। तो शेषफल कैसे ज्ञात करते हैं, x - 1 को 0 के बराबर लिखो और x का मान ज्ञात करो तो 1 आएगा। इस बहुपद में px में आपको x बराबर 1 लिखना है, तो जहाँ x है वहाँ पे 1 लिख लेंगे। तो ये 1 का स्क्वायर प्लस 1 और प्लस में k, तो ये कितना आ जाएगा, प्लस में k आ जाएगा। और ये इसका गुणनखंड है तो भाग पूरी बार चला जाएगा, इसका मतलब बराबर में 0 आएगा। इसके बराबर में कितना आएगा, 0 आएगा। तो ये आएगा 1 + 1 प्लस में k बराबर में 0। 1 और 1 कितने हो जाएंगे, 2 + k बराबर में 0। तो k बराबर कितना उत्तर आएगा, -2 इसका उत्तर रहेगा। तो फाइनल उत्तर इसका आएगा -2। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 तो कर लिया, 5 करते हैं। गुणनखंड करना है, आसान सा है। 12x², कई बार आए हुए हैं, वापस आएगा 100% आएगा। कितनी परसेंट, 100%। छाप लेना, याद कर लेना, समझ लेना। 12x² - 7x + 1, इसमें आपको टुकड़े करने हैं। 12 का गुणा करेंगे 1 से, 12 एकम 12। वैसे इसमें a और c को गुणा करते हैं तो 12 के टुकड़े करेंगे, जिनको जोड़ें घटाएं तो आपके कितने आ जाएँ, 7 आ जाएँ। तो 4 × 12 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 12x² - 4x - 3x और प्लस का 1। क्या कॉमन निकालेंगे, यहाँ से 4x कॉमन आएगा, 4 का भी भाग जाएगा, x का भी भाग जाएगा, तो यहाँ 3x बचेगा, माइनस में 1, यहाँ पे माइनस का 1 कॉमन लेंगे तो 3x - 1 यहाँ पे भी बच जाएगा। जो 2 बार कॉमन है उसको 1 बार लिखेंगे, 3x - 1 और 1 कोष्ठक में बंद करेंगे 4x - 1 को। ये इसके क्या है, गुणनखंड है। इतना सा काम आपको इस वाले सवाल में करना है। 4 लाइनों का सवाल है। कितनी लाइनों का, 4 लाइनों का। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 3x² - x - 4, इसका मान ज्ञात करना है। आइए इसको भी निपटाते हैं, बहुत ही आसान तरीके से। निपटाना ऐसे है ताकि आपको परीक्षा में हूबहू वैसे वैसे वापस आप कर सको। इस प्रकार से आपको चीज़ें प्रैक्टिस करनी है। 3x² - x - 4, इसमें 3 को गुणा करेंगे 4 से, तो 3 × 4 = 12। 12 को गुणा करो, मतलब तोड़ो, जोड़े या घटाएं तो आपके 1 आ जाए। तो 4 × 12 और 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा। कर लेते हैं इसको भी। तो ये आ जाएगा आपका 3x² और माइनस में 3x, ये तो माइनस की संख्या बड़ी होगी तभी जाके इसमें आपके ये आएगा। तो ये आएगा आपके प्लस में 3x और माइनस में 4x और माइनस में 4। तो यहाँ पे क्या हुआ, 3 में से 4 जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा। कॉमन निकालो, यहाँ पे क्या कॉमन आएगा, 3x कॉमन आएगा, यहाँ पे हमारा x + 1 बचेगा। यहाँ पे क्या कॉमन निकालें, तो यहाँ पे 4 कॉमन निकाल लो माइनस के, तो यहाँ बचेगा x + 1। x + 1 को एक कोष्ठक में बंद कर दो और 3x - 4 को भी एक कोष्ठक में बंद कर दो। ये दोनों इसके फाइनल उत्तर हैं। 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, ये 4 लाइन, और अपना सवाल कंप्लीट। इसी प्रकार से आपको आगे के सवाल हल करने हैं। आगे का सवाल ये है कि 2x + y = 7 है और x + 4y इसके आपको 3 हल ज्ञात करने। तो ये वाला सवाल हल कर लेते हैं। पहला वाला कि 2x + y दे रखा है और बराबर में 7 दे रखा है। तो y का अकेला कर देंगे तो 7 - 2x हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसके 3 मान रखने हैं, तो x के 3 मान रखेंगे, y के 3 मान आ जाएंगे। हल करते हैं इसको। तो यहाँ पे लिखेंगे, पहला मान है x बराबर 0 रखने पर, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 7 - 2 × 0। तो यह आएगा 7 - 0 बराबर में 7 उत्तर आएगा। तो x बराबर 0 तो y का मान 7 आया। सेकंड वाला x बराबर 1 रखो, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 7 - 2 × 1। 7 - 2 = 2, 7 में से 2 गए तो 5, तो y का मान कितना है आपके, 5 आया। तीसरा वाला x बराबर 2 रखो, तो y का मान कितना हो जाएगा, 7 - 2 × 2, तो ये हो जाएगा 7 - 2 दूनी 4, 7 में से 4 घटाए तो 3 बचा। तो x का मान 2, y का मान 3। तो ये 3 मान हमने ज्ञात कर लिया। ज़रूरी नहीं आप भी यही रखो, कोई और मान भी आपकी मर्जी पर वो लिख सकते हो, बस जोड़ बाकी गुणा भाग सही करना है।
आप माइनस की संख्या भी लिख सकते हो, जैसे किसी का मन हो कि मैं तो यहाँ पे प्लस का नहीं लिख के माइनस का लिखूँ, तो वो माइनस का भी लिख सकते हैं। जैसे माइनस का 1 ले लिया किसी ने, तो यहाँ पे गुणा माइनस के 1 से करेगा वो। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस के 2 हो जाएंगे, है ना। ये माइनस का 1 और माइनस का 2 प्लस के 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे 5 नहीं आके 7 और 2 9 आ जाएगा। बस इतना सा आपके डिफरेंस आएगा, गलत नहीं है, दोनों तरीके से आप उत्तर निकालेंगे, सभी आंसर सही रहेंगे। तो ये मैंने आपको 3-4 हल करके आपको बता दिया। आगे की क्वेश्चन को भी आप हल कर सकते हैं, इसमें भी आपको इसी प्रकार से आंसर निकालना है। तो क्वेश्चन है अपना ये वाला क्वेश्चन है ये, x बराबर 4y। तो x बराबर 4y, यहाँ पर देखो y का मान लिखेंगे और x का मान आएगा, क्योंकि x अकेला है। तो पहले में आप लिखेंगे y का मान लिखेंगे, y बराबर 1, तो x बराबर कितना आएगा, 4 × 1 बराबर 4 आ जाएगा। y बराबर 2, तो x का मान कितना आएगा, 4 × 2 बराबर 4 दूनी 8। y बराबर 3, तो x का मान कितना आएगा, 4 × 3 बराबर 12। किसी का मन कर रहा हो कि मैं तो 1 2 3 नहीं लिखूँ, यहाँ पे 0 लिखना चाहता हूँ, तो 0 लिख लो, आपकी मन की इच्छा भी पूरी करते हैं। y बराबर 0 लिख लो, कन्फ्यूज़न नहीं रखना मन में, सारा कन्फ्यूज़न दूर करना है। 4 × 0 बराबर 0 उत्तर आ जाएगा, है ना। किसी का मन करे कि मैं तो माइनस में लिखूँ, तो माइनस में भी लिख के बता दूँ मैं। y बराबर माइनस का 1 लिख लो, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 4 × माइनस का 1 बराबर माइनस का 4 आ जाएगा। कोई मुश्किल नहीं है, सब आसान है, बस तैयारी आपको अच्छी करनी पड़ेगी, बाकी सारी चीज़ें आसान होती जाएगी, है ना। चीज़ें कोई मुश्किल नहीं होती हैं, आसान बनानी पड़ती हैं, इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और आसान हो जाएगी। 7वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, x बराबर 2 y बराबर 1, इसका मान ज्ञात करना है। ये बोर्ड के जो एग्जामिनर होते हैं उनका फेवरेट क्वेश्चन है। मैंने उस दिन भी कहा था आपको बोर्ड की परीक्षा के समय में, अर्धवार्षिक परीक्षा के समय में, कि ये तो 100% आएगा, लिख के ले लो और वापस आएगा, आज लिख के ले लो, ये क्वेश्चन वापस आएगा। तो ये 7 उत्तर आते हैं, सभी के गिने चुने आंसर है, फिक्स आंसर होते हैं, इसके 7 ही आंसर आएंगे। तो समीकरण क्या दे रखी है, 2x + 3y और बराबर में दे रखा है आपको k। इसमें x बराबर तो लिखना है 2 और y बराबर लिखना है आपको 1। आइए लिख लेते हैं, इसकी मन की जो इच्छा है उसको पूरा करते हैं। 2 × x का मान 2 लिखो, प्लस 3 × y का मान 1 लिखो और बराबर में k लिखो। 2 को 2 से गुणा करो तो 4 आते हैं, और 3 को 1 से गुणा करें तो 3 उत्तर आएगा, बराबर में k आएगा। 4 और 3 को जोड़ेंगे तो हमारे इधर 7 आते हैं, आपके उधर कितने आते हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। तो ये मेरे और k का मान निकाल के बता दिया आपको, k का मान आपके 7 आंसर आएगा। फिर आपके 8वां सवाल है, आकृति में PQR, ये P, Q और R बराबर आपको दे रखा है PRQ। पहले भी मैंने करवाए, वापस रिपीट का क्वेश्चन है ये, और 100% छपेगा, वापस छपेगा ये 100%, इसलिए आपको इसको अच्छे से समझ लेना है। ये PQS और PRT ये आपको सिद्ध करना है, ये दोनों बराबर होंगे। ये कह रहे हैं कि PQR, ये जो PQR है, ये PQR ये वाला कोण और PRQ ये दोनों बराबर है। ये वाला कोण ये वाला कोण बराबर है, हमें इधर वाले कोण, बाहर वाले जो कोण है PQS और PRT ये दोनों बराबर बताने हैं। ठीक है, तो आइए बता देते हैं। पहले एक सीधी रेखा की बात कर लेते हैं कि SR एक सीधी लाइन है। SR कैसी है, एक सीधी रेखा है। तो सबसे पहले लिखेंगे SR एक सरल रेखा है, आपको लिखना पड़ेगा ये वहाँ पे कि SR एक सरल रेखा है। इससे क्या हो गया, सरल रेखा के ऊपर जितने भी कोण बनते हैं इनकी योग 180 डिग्री के बराबर आता है। तो सरल रेखा होने के कारण ये जो दो कोण बन रहे हैं सरल रेखा के ऊपर, ये वाले, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण, इन दोनों की जोड़ 180 के बराबर रहेगी। यहाँ पे P है, यहाँ पे Q है और यहाँ पे S और यहाँ पे R है। तो PQS है ना, ये PQS, तो कोण PQS प्लस कोण PQ और R ये दोनों बराबर हो जाएंगे। प्लस नहीं करेंगे, बराबर हो जाएंगे, सॉरी बराबर नहीं, प्लस से होगा, ये बराबर 180 आएगा क्योंकि ये रेखीय कोण युग्म है। ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगी। इसी प्रकार SR भी, ये QT भी है ना, दूसरी लाइन देखो, ये QT, ये काम तो हो गया ये वाला SR वाला। तो अब QT वाला देखो, इसी प्रकार QT भी एक सरल रेखा है, भी एक सरल रेखा है, तो इसको भी लिख लेंगे। सरल रेखा है तो क्या हो जाएगा, रेखीय कोण युग्म बनेगा। यहाँ पर ये रेखीय कोण युग्म बना रही है नहीं, ये वाली यहाँ पे Q है और यहाँ पे R है और यहाँ पे T है, ये कोण बन रहा है ये वाला। ठीक
है, जो P से आ रहा है। तो इसमें P R और Q, P R Q या P R Q जो है वो बराबर रहेगा P R Q ये वाला कोण और P R T ये दोनों कोण की जोड़ 180 के बराबर रहेगी। तो कोण P R Q प्लस कोण P R और T इन दोनों की जोड़ भी 180 के बराबर आएगी। समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को ध्यान से देखो। मैं अगर आपके यहाँ पे लिखूँ कि y बराबर 4 है और x बराबर भी 4 है, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि समीकरण 1 और 2 की मदद से कि x और y का मान बराबर है? क्या ऐसा मैं कह सकता हूँ? हाँ बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि बराबर के इस साइड वाले बराबर हैं तो बराबर के इस साइड वाले भी बराबर ही होंगे। तो हमारे बराबर के इस साइड में 180 देखो, ये 180 और ये भी 180, तो इस साइड वाले भी तो बराबर होंगे। ये दोनों तुलना करेंगे तो ये दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो इसको मैं यहाँ पे ऊपर लिखूँगा कि समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से ये दोनों बराबर हैं। ये समीकरण 1 बराबर समीकरण 2 ऐसा लिख लेंगे। समीकरण 1 बराबर समीकरण 2। समीकरण 1 का मान जितना है इधर तुलना करेंगे उतनी तुलना इधर भी करनी पड़ेगी। तो ये लिखेंगे यहाँ पे कोण P Q S प्लस कोण P Q R बराबर में क्या आएगा इधर? P R Q, कोण P R Q प्लस कोण P R T, कोण P R T। ये हमने बराबर बता दिया। अब प्रश्नानुसार क्या कह रहा है ये कि P Q R, ये P Q R ये वाला जो कोण है ये P Q R, ये P Q R वो P R Q के बराबर है, वो P R Q के बराबर है। अरे जब ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर हैं तो बराबर वाले कट जाते हैं। जैसे ये लिखा हुआ है x प्लस 4 बराबर 5 या फिर y प्लस 4 ऐसे लिखा हुआ है। तो ये 4 से ये 4 कट जाते हैं, क्योंकि बराबर दोनों तरफ बराबर होंगे तो ये आपस में कट जाएंगे। तो ये अगर दोनों बराबर हैं तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे, है ना। ये वाला इससे कट जाएगा क्योंकि बराबर है। तो यहाँ पे एक लाइन लिखनी पड़ेगी, चूँकि कोण P Q R बराबर कोण P R Q ऐसा हमें दिया है, ऐसा यहाँ पे लिख लेंगे दिया है। अगर ये बराबर है तो फिर जो बचा हुआ मान है वो भी बराबर हो जाएगा। तो कोण P Q S बराबर क्या आएगा? कोण P R T। यही हमें क्या करना था? सिद्ध करना था, जो कि हमने सिद्ध कर दिया। तो लास्ट में लिखना आपको हैंस प्रूव, एच पे लिखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको हल करना है। बच्चों ये लगते मुश्किल है लेकिन मुश्किल है नहीं, थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। तो इस प्रकार से इस सवाल को हल करना है। मैं आपके और भी ऐसे सिद्ध करने वाले जो सवाल हैं, अब एक ही सवाल में अगर वीडियो में सभी सिद्ध करने वाले समझाऊंगा तो आप कन्फ्यूज़ हो जाएंगे, इसलिए ये वाला जो सवाल है वो अलग से आपको वीडियो में समझा देंगे, ठीक है। ये वापस आएगा, ये क्वेश्चन भी आपके 100%। ABC और DBC समान आधार BC के दो समबाहु त्रिभुज हैं, समद्विबाहु त्रिभुज हैं। तो दर्शाइए कि ये वाले जो कोण है ABD और ACD ये भी बराबर होंगे। ABD ये वाला कोण और ACD ये वाला कोण बराबर होंगे, ऐसा हमें दर्शाना है। तो ये फिर बाद में दर्शाएंगे, सारे एक ही में दर्शाएंगे तो फिर कन्फ्यूज़ हो जाओगे। तो फिर क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। ये कह रहे हैं कि आकृति ABC, आकृति में ABC बराबर 69 डिग्री है। ये ABC, ये A B और C ये जो कोण है वो 69 डिग्री है। और SCB AC और B ये जो कोण है वो 31 है। और हमें कौन सा याद करना है? BDC, ये B D और C हमें ये कोण चाहिए तो चाहिए, बस हम तो यही कोण चाहिए। तो लाते हैं, बिल्कुल आपके लिए तैयार है। तो हम क्या करेंगे, पहले त्रिभुज ABC में नज़र डालेंगे। तो इसमें दो कोण दे रखे, देखो त्रिभुज ABC में दो कोण दे रखे हैं, तो 69 है और ये 31 है। तो हमें ये कोण निकालने में आसानी है, आराम से निकाल सकते हैं इसको। इन दोनों को जोड़ करें और वापस इसको 180 में घटा लें तो हमारा उत्तर ये वाला आ जाएगा। तो ये वाले कोण से इसका क्या रिलेशन है? तो है, बिल्कुल है रिलेशन, आपने पढ़ा नहीं होगा, बाकी इसका रिलेशन है कि एक ही वृत्तखंड के द्वारा वृत्त के शेष भाग पर बने कोण हमेशा बराबर होते हैं। ये वृत्तखंड है, ये वाला, ये AB एक वृत्तखंड है, इसके द्वारा इसके शेष भाग पे आपकी मर्जी पड़े जितने कोण बना लो, सारे के सारे इक्वल आएंगे, है ना। ये वाले जितने भी कोण बनेंगे वो शेष भाग पे जितने भी कोण बने ना, ये वाले, ये सारे के सारे इक्वल ही आएंगे। तो ये सारे के सारे कोण कैसे आएंगे?
बराबर आएंगे। तो मैंने जितने कोण बनाए वो सारे के सारे कोण बराबर होंगे। कुल मिला के ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण सारे इक्वल है, क्योंकि ये एक ही वृत्तखंड के द्वारा बन रहे हैं। हमारे भी तो एक ही वृत्तखंड के द्वारा बन रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले ए का मान ज्ञात कर लेंगे, फिर ए को डी के बराबर बता देंगे, कारण लिखेंगे कि एक ही वृत्तखंड के द्वारा बने कोण हमेशा बराबर होते हैं, और फिर आंसर आ जाएगा। तो निकाल लेते हैं त्रिभुज ABC में। आकृति में जो त्रिभुज ABC है उसमें देखो कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 आएगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों की जोड़ हमारे इधर 180 होती है। आपके उधर भी कितना होता है कमेंट करके बताओ मेरे को। त्रिभुज के तीनों कोणों की जोड़ आपके उधर कितनी होती है। तो A का मान कितना है हमें ज्ञात करना है, B का मान कितना है 69 है, और कोण C कितना है ये आपकी 31 डिग्री बराबर में 180। इन दोनों की जोड़ करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 100। तो कोण A प्लस 100 और बराबर में 180। तो कोण A बराबर कितना आ जाएगा 180 माइनस 100। 180 में से 100 को घटाओ, कितने बचते हैं 80 बचते हैं। तो कोण A का मान कितना है आपके, कोण A का मान आ गया हमारे पास में, कोण A बराबर आपके 80 डिग्री। A का मतलब ये BAC ये वाला कोण है ना, ये वाला कोण है। कोण BAC बराबर कितना है 80 डिग्री। तो कोण BAC बराबर होगा आपकी कोण BDC कितना है 80 डिग्री। क्यों होगा बराबर, तो कारण क्या लिखेंगे, एक ही वृत्तखंड के द्वारा वृत्त के शेष भाग पर बने कोण हमेशा बराबर होते हैं। तो एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि अगर ये वाला वृत्तखंड अगर केंद्र से होकर जा रहा है तो इसका मतलब ये व्यास है, और व्यास के द्वारा वृत्त के शेष भाग पर बना कोण हमेशा 90 डिग्री का होता है। अगर एक 90 है तो दूसरा भी आपके 90 के होगा, पर ये डिपेंड करेगा ये BC जो भुजा है ये बीच में से जा रही है, बीचों बीच में से व्यास है या फिर यहाँ से नीचे से जा रही है। तो अगर व्यास से जाती है तो 90 के कोण बनाएगा ये, क्योंकि अर्धवृत्त में बना कोण हमेशा समकोण ही होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप दे रखा है 30 सेंटीमीटर, और प्रत्येक भुजा बराबर माप की जो भुजा उसकी 12 सेंटीमीटर लंबाई है, और त्रिभुज का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो बराबर जो भुजा है दो, अगर समद्विबाहु त्रिभुज है तो इसमें दो भुजाएं बराबर होगी, है ना। ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है तो इसकी दो भुजाएं बराबर है। ये अगर 12 है तो ये भी आपके 12 है। और सवाल में आपको तीनों भुजाओं की जोड़ जो इसका परिमाप है वो हमें दे रखा है। इसका परिमाप कितना दे रखा है, परिमाप हमें 30 सेंटीमीटर दे रखा है। हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए दो भुजा तो दे रखी है, पहले इसमें तीसरी भुजा ज्ञात करेंगे। तीसरी भुजा ज्ञात करने का तरीका क्या है, तो इसमें अब लिखेंगे यहाँ पे A प्लस B प्लस C। ये A है, ये B है और ये वाला C है। तो A का मान तो A ही रहेगा, B का मान 12 है, C का मान 12 है, और परिमाप कितना दे रखा है 30 दे रखा है। तो पहले A का मान ज्ञात करो। तो A बराबर कितना आ जाएगा, A प्लस 12 और 12 24 बराबर 30। तो A का मान आ जाएगा आपके 30 माइनस 24। बताओ 30 में से 24 घटाएंगे तो कितना बचेगा। तो 30 में से 24 घटाने पर कितना बचता है, ये बचता है 6। कितने आएंगे 6 आएंगे। तो A का मान कितना आ गया हमारे पास में 6 आ गया। अब आपको S का मान निकालना है। S क्या होता है, तो S जो होता है वो उसका फॉर्मूला होता है S बराबर अर्ध परिमाप A प्लस B प्लस C और बटे में 2, सेमी पेरीमीटर कहते हैं इसको। परिमाप A प्लस B प्लस C कितना है, देखो 6, 12 और 12 को जोड़ेंगे तो भी 30 आएगा, और A प्लस B प्लस C के मान को जोड़ेंगे तो भी 30 ही आएगा। तो सीधे ही मैं 30 लिख रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि A प्लस B प्लस C बराबर 30 है, बटे में 2 बराबर 15 आएगा। तो ये आपके S का मान आया 15। अब लगाएंगे हीरोन का फॉर्मूला। तो हीरोन का सूत्र क्या होता है, यहाँ लिखो हीरोन का सूत्र, त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन का सूत्र, ये हीरोन का सूत्र है। हीरोन का सूत्र क्या होता है, S कोष्टक S माइनस A, फिर आएगा S माइनस B, फिर आएगा S माइनस C। मान लिख लो इसमें S का मान कितना है, S का मान तो है 15 कोष्टक 15 माइनस A का मान कितना है 6, और B का और C का मान 12 है। तो 15 माइनस 12 और 15 माइनस 12, फिर इसको यहाँ पे लिख लेंगे। 15 के 15 आएंगे, इंटू 15 में से 6 जाएगा तो 9 बचेगा, इंटू 12 में से 12 घटाएंगे 15 में से तो 3 बचेगा, 2 9 12। तो यहाँ पे फिर इसको बाहर निकालेंगे। तो इसको मैं यहाँ पे स्टेप को यहाँ बढ़ा रहा हूँ आगे वाली यहाँ पे। तो यहाँ लिखेंगे तो 15 के टुकड़े कर लेंगे। वैसे 15 के टुकड़े 3 × 5 ही होगा तो कोई जोड़ा नहीं बनेगा, लेकिन 9 के टुकड़े करेंगे तो 3 × 3 बनेगा। तो बना लेते जोड़े। तो 15 के तो 15 ही रहेगा, 9 को लिख रहा हूँ मैं 3 × 3 इंटू दूसरा 3 × 3 तो पहले से ही बना हुआ है,
ये 3 × 3 तो पहले से हैं, इस 9 को लिखा मैंने 3 × 3। क्यों लिखा? क्योंकि दो दो के जोड़े बनाने, इसको अंडर रूट से बाहर निकालना है। तो एक तो 3 का जोड़ा बनेगा, एक 3 का जोड़ा बनेगा, तो 3 और 3 बाहर आएंगे, कि 3 और 3 बाहर आ जाएगा। तो 3 × 3 और अंदर कौन रहेगा? 15 रहेगा। तो 3 3 होते हैं 9 और अंडर रूट में 15, और ये क्षेत्रफल है, इसलिए हमने को यहाँ पे लिखना पड़ेगा वर्ग सेमी। उम्मीद करता हूँ कि अच्छी प्रकार से आपने इसको समझ लिया होगा, और अब आपके ये आएगा वापस, तो इसमें आप गलत नहीं करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 13वां क्वेश्चन है। एक 13वें क्वेश्चन में आपसे दे रखा है कि एक शंकु के 9 सेमी ऊंचाई वाले एक लंबवर्ती शंकु का आयतन 48 पाई है, तो आधार का व्यास ज्ञात करना है। तो आइए इसका आधार का व्यास ज्ञात कर लेते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। शंकु का आयतन आपको दे रखा है, क्या दे रखा है? शंकु का आयतन आपको पता है, कितना दे रखा है आपको आयतन? ये 48 पाई है, 48 पाई दे रखा है। और क्या दे रखा है? इसकी ऊंचाई दे रखी है, शंकु की आपको ऊंचाई दे रखी है, जिसमें h बराबर कितना दे रखा है? 9 सेंटीमीटर दे रखा है। इसमें आधार का व्यास ज्ञात करें, तो व्यास बराबर क्या होता है? 2 × त्रिज्या होती है। तो पहले त्रिज्या तो ज्ञात करें, फिर व्यास ज्ञात कर लेंगे। पहले त्रिज्या निकालते हैं। पाई का मान आपको नहीं रखना है इसमें, क्योंकि पाई से पाई कट जाएगा। शंकु का आयतन क्या होता है? हमारे इधर 1/3 पाई r² h होता है। आपके उधर क्या होता है? कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके उधर शंकु के आयतन का मान कितना होता है। तो 48 पाई वैसे वैसे आएगा, जो कटते होंगे उनको खचाखच काट देंगे, ये पाई से ये वाला पाई कट जाएगा, और इसमें h का मान लिख लेंगे। h बराबर कितना है? 9 है। तो 1/3 × r² × h का मान कितना लिखेंगे? 9 लिखेंगे, बराबर में 48 लिखा हुआ है। पाई से पाई को तो निपटा दिया ऊपर, अब 3 से 9 को भी निपटाना है। तो 3 के पहाड़े से 9 को हटाएंगे, 3 एकम 3 और 3 तिया 9। अब जो संख्या बची ऊपर r² × 3 है, r² × 3 और बराबर में है 48 48। हमें तो r का मान ज्ञात करना है, तो 3 को भी हटाओ यहाँ से, तो r² बराबर क्या हो जाएगा? 48 48 बटे में 3। तो r² बराबर कितना आएगा? 48 में 3 का भाग 16 बार जाएगा, तो r का मान कितना आएगा? √16। r का मतलब √16, तो r का मान कितना आ जाएगा? 4 सेंटीमीटर। √16 मतलब किसके वर्ग है? ये 4 के वर्ग है। तो r का मान कितना है हमारे यहाँ पे? 4 सेंटीमीटर आया। तो बच्चों आधार का व्यास ज्ञात करना है, तो लिख लेते हैं यहाँ पे आधार का व्यास ज्ञात करते हैं। आधार का व्यास बराबर होता है 2 × त्रिज्या, 2 × त्रिज्या। तो 2 × त्रिज्या कितनी आई? तो तुम्हारे 4 आई, तो 2 चौक कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। तो हमारे उत्तर कितने आएंगे बच्चों? 8 आंसर आएंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये वाला सवाल भी आपके सही होगा, वापस परीक्षा में आएगा तो आप गलत नहीं करेंगे। निपटाते क्वेश्चन नंबर 14 को। क्वेश्चन नंबर 14 है, इसमें आपके ये बिंदु बताने की कौन से चतुर्थांश में है। तो थोड़ा सा पहले अपन थोड़ा सा इसको देख लेते हैं कि कौन सा कहाँ पे होता है, फिर इसको यहाँ से हटाते हैं। एक आड़ी लाइन खींचो, x अक्ष नाम दे दो। खड़ी लाइन खींचो, y अक्ष नाम दे दो। x अक्ष y अक्ष। प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। पहले में दोनों प्लस के होते हैं, दूसरे में x - y प्लस होता है, तीसरे में दोनों ही माइनस के होते हैं, चौथे में x + y माइनस होता है। पहले और तीसरे में कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, पहले में दोनों प्लस के, तीसरे में दोनों माइनस के। कन्फ्यूज़न रहता है दूसरे में और चौथे में, कभी माइनस आगे आ जाता है, कभी माइनस पीछे चला जाता है। तो पहले x - y प्लस, तो दूसरे में x + y माइनस, तो ये चौथे में आएगा। तो मिलान करो, देखो 2 और -3 कहाँ पे आएगा? x प्लस में और y माइनस में, तो x प्लस में y माइनस चौथे में आता है। तो यहाँ पे क्या लिखूँगा बच्चों? चतुर्थ। क्या लिखना है? चतुर्थ लिखना है, चतुर्थांश। दूसरा देखो, दोनों माइनस वाले कहाँ जाएंगे? दोनों माइनस वाले तो बेचारे ये तीसरे में चले जाएंगे। चलो भेजो इनको तीसरे में, दोनों माइनस वाले तृतीय में भेज देते हैं, ये थर्ड में आएगा। x - y प्लस किसके यहाँ पे भेजेंगे? दूसरे वाले के यहाँ भेजेंगे, तो ये आएगा आपका द्वितीय में। और चौथा बचा हुआ हमारा दोनों प्लस का बेचारा, तो फर्स्ट में चला जाएगा। दोनों प्लस के होंगे तो हमेशा प्रथम में जाएगा, तो यहाँ क्या लिखेंगे? प्रथम लिखेंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये वाला जो 14वां क्वेश्चन है वो भी आप इसी प्रकार से निपटाएंगे जैसा मैंने अभी आपके सामने निपटाया है। चलो 15वें को निपटाते हैं। एक धातु के गोले की त्रिज्या 14 सेमी है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन ज्ञात करना है। कुल मिला के रेडियस दे रखी है, r बराबर 14 सेंटीमीटर है। आपको इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल और आपको इसका आयतन ज्ञात करना है।
तो इसका जो सूत्र है वो आपको लगा लेना है, गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। फिर आपके जो सवाल है इसका फॉर्मूला लगाना है। 15वें में आपको गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाना है। तो क्या होता है गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल? गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 4πr²। ये 4 तो आपके फॉर्मूले के हैं, तो यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे। तो 4 × पाई का मान 22/7 × r का मान 14 है, तो 14 × 14 करेंगे। 1 14 से 7 को उड़ा देंगे, 7 से 14 को उड़ाए 2 बार, जो बचे हुए इनको गुणा कर लेंगे। तो यह आएगा 22 चौक 88 और गुणा में 14 दूनी 28। हम यहाँ पे 28 को 88 से गुणा कर लेंगे, 28 और ये 88। मैं उल्टे गुणा क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे एक बार ही गुणा करना पड़ेगा, थोड़ा स्मार्ट बनना पड़ेगा आपको भी, एक ही बार पहाड़ा बोलना पड़ेगा और उत्तर जल्दी आ जाएंगे। 8 × 8 = 64, असल के 6, 8 दूनी 16, 16 और 6 कितने होते हैं? 22 होते हैं। अब मैं पहाड़ा नहीं बोलूँगा क्योंकि 8 का बोलना है, तो 4 2 और 2, बस काम हो गया। 4 6 4 2 ये इसके आंसर आएंगे। तो 2464 और ये क्षेत्रफल है, तो लिखेंगे सेंटीमीटर का स्क्वायर। इसी प्रकार से आपको गोले का आयतन भी ज्ञात करना है, तो इधर निकाल लेते हैं गोले का आयतन। क्या निकालेंगे? गोले का आयतन। बच्चों आयतन का फॉर्मूला तो बच्चे बच्चे को याद है, क्या आपको भी याद है? बिल्कुल याद है आपको, 4/3, बिल्कुल सही बता रहे हो, 4/3 πr³ होता है। जो बच्चे याद है ना, मन मन में बोल रहे हैं, मेरे को सुनाई दे रहा है यहाँ पे, तो आपने सही बोला 4/3 πr³ है। अगर किसी ने जो 2/3 बोला तो वो गलत बोला है, वो अर्धगोले का आयतन है। तो करेक्ट कर लें इसको, 4/3 ही रहेगा ये, 4/3 × पाई का मान वही सदियों से 22/7 ही लेते आ रहे हैं, तो इसको 22/7 ही लेंगे और r का मान 3 बार लिखेंगे, 14 14 14। हाँ, मैं ये त्रिज्या ही एक बार ये देख रहा हूँ कि कहीं व्यास तो नहीं है, तो त्रिज्या ही है ये, इसका मतलब 14 ही लेना है और 3 बार लेना है। 3 बार ले लिया, इसको काट लेंगे, 7 के पारे से 7 एक बार और 14 कटेगा ये 2 बार, और तो कोई कटने वाला है नहीं इसमें, तो सबको गुणा करके 3 का भाग ही देना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा आपके, ये आ जाएगा आपके ये 22 चौक कितने हो जाएंगे? 88 इंटू इन दोनों को गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 28 और एक और बचेगा हमारा 14 और बटे में आएगा आपका 3। मैंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि इधर हमने थोड़ी देर पहले 88 को 28 से गुणा किया था, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है। कितना आया था ये? 2464 × 14 और फिर भाग देंगे इसमें 3 का, तो 2464 को 14 से गुणा करेंगे और फिर इसमें 3 का भाग लगा लेंगे, तो 14 चौक 56 होते हैं, हासिल के 5, 14 पंजे 70 और 5 75, हासिल के 7, 14 चौक 56, 56 और 5 61, हासिल के 6, 14 दूनी 28 और 6 34 होते हैं। ये कितना आएगा आपके? 34,156 और भाग देना पड़ेगा इसमें 3 का। लगा देते 3 का भाग कितनी बार जाएगा? तो 3 का भाग देंगे 3 में एक बार, ठीक है, 3 3 0, इसमें 3 में से 3 ये तो 0, ऊपर से उतरेंगे 4, एक बार भाग जाएगा 3, एक बचेगा 11 हो जाएगा, फिर भाग 3 बार जाएगा 9 हो जाएगा, बचेंगे 2 25, फिर भाग जाएगा 8 बार, 3 8 24, एक बचेगा 16, 3 पंजे 15, तो ये एक बचेगा तो 3 3 होता चला जाएगा, तो 113.85.33 और ये बच्चों आयतन है तो सेंटीमीटर की घात 3 लिखना ही पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है। तो बस ये आयतन मैंने निकाल दिया यहाँ पे और इसी प्रकार से आपका क्षेत्रफल भी निकाल लिया। तो दोनों सवाल मैंने आपको सोल्व करके बता दिया, आपके भी आ जाए तो आपको भी इसी प्रकार से हल कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 16 को भी निपटा ही देते हैं। आइए, 16 कह रहा है कि एक संख्या है 0.6 के बाहर, इसको P/Q के फॉर्म में लिखना है। इससे आसान और क्या होगा? तो सबसे पहले इसको मान लेंगे कि माना कि ये जो लिखा हुआ है वो x बराबर 0.6 के ऊपर बार है। बार है तो इसको बार बार लिख लो, फिर 0.66 इसको बार बार ऐसे लिख लेंगे, समीकरण नंबर 1 हो जाएगा, है ना। इसको बार बार लिखे समीकरण नंबर 1 नाम दे देंगे। फिर समीकरण में ये बार कितनी संख्या के ऊपर है? एक ही अंक के ऊपर है, तो इसको 10 से गुणा करेंगे, तो समीकरण 1 को गुणा करेंगे 10 से और इसमें से वापस समीकरण 2 बना लेंगे, तो समीकरण 1 × 2 करते हैं। तो समीकरण 1 × 2 करेंगे तो ये इधर तो आ जाएगा आपका 10x, समीकरण 1 × 10 करेंगे तो × 10x बराबर
ये इसको 10 से गुणा कर तो ये आएगा आपके 6.66, समीकरण नंबर 2। ये समीकरण 2 है, ये समीकरण नंबर 1 है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा लेंगे। इससे क्या होगा, बराबर से इधर वाला इधर कटेंगे तो 10x में से 1x घटा लेंगे, इधर 6.66 में से 0.66 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, इधर 9x बचेगा, इधर कितना बचेगा, इधर 6 बचेगा। तो बच्चों x बराबर कितना आएगा, 6/9 आएगा, जिसको मैं 3 के पारे से आराम से काट सकता हूँ। 6 को 2 बार काट लेंगे और 9 को 3 बार काट लेंगे। आया बच्चों, देखो ये 0.6 के ऊपर बार है तो इसको 2/3 के रूप में लिख सकते हैं। क्या हमने जो उत्तर निकाला बिल्कुल सही है, 100% सही है आपके उत्तर। क्यों सही है, तो आप भाग देके देख लेना, आपके आंसर वापस ये 0.66 के ऊपर बार ही लगाना पड़ेगा। तो ये आंसर आपके 100% एक्यूरेट सही है। इस प्रकार से आपको सवाल हल करना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, किसी त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 3, 5 और 7 है और उसका परिमाप दे रखा आपको 300 सेमी। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो पहले इनकी भुजाओं को मान लेंगे कि भुजाओं का जो मान है वो कितना आएगा। तो सबसे पहले इनकी भुजाओं को मान लेते हैं, यहाँ पे इसको हल करते हैं। इसमें a ले लेते हैं, a बराबर 3x हो जाएगा और b बराबर आ जाएगा आपके 5x और c बराबर आ जाएगा आपके 7x। परिमाप आपको दे ही रखा सवाल में, कितना परिमाप दे रखा है, तो परिमाप आपको 300 दे रखा है। वैसे परिमाप होता क्या है, तो तीनों भुजाओं की जोड़ होती है। बराबर में 300 लिख लेंगे, a का मान 3x लिखेंगे, b का मान 5x लिखेंगे और c का मान 7x लिखेंगे। बराबर में कितना आएगा, तो बराबर में 300 आएगा। तीनों को जोड़ करो कितना आएगा, तो 15x आएगा। कितना आएगा, 15x। बराबर में कितना है, 300। पहले x का मान ज्ञात करने के लिए 15 का भाग लगा देंगे 300 में। तो कितनी बार जाएगा भाग बच्चों, 20 बार भाग जाएगा। 15 दूनी 30 होते हैं। तो x का मान कितना आया, x का मान 20 आया। अब जो x का मान आया है इसको ABC में रख के ABC का वास्तविक मान ज्ञात करेंगे। तो a बराबर कितना था, a बराबर था 3x, बोले तो 3 गुणा 20 बराबर 60 आएगा। b बराबर कितना था, तो 5x था, बोले तो 5 × 20 हमारे इधर 100 हो रहे। बोले तो c कितना था, तो हमारे 7x था, तो 7 × 20 7 दूनी 14 140 होते हैं। क्या तीनों को जोड़ने पे 300 आ रहे हैं, 100% 300 आ रहे हैं। 100 और ये 200 कितने हो जाएंगे, 300 आ जाएंगे। हमने ABC का मान निकाल लिया। और क्या चाहिए, और चाहिए हमें S। बिल्कुल निकालते हैं S का मान भी, आप जो कहेंगे वो निकाल लेंगे। थोड़ा सा तैयारी आप बनाए रखें। a + b + c और बटे में आएगा 2। a + b + c कितना है, 300 है, तो यहाँ लिखेंगे 300 और बटे में आएगा 2। कितना आएगा, 150। लगाएंगे हीरोन का फॉर्मूला। हीरोन का सूत्र क्या होता है, हीरोन का सूत्र होता है √S कोष्ठक S - a S - b और S - c। मान लिख लो, S का मान कितना है, 150 150 कोष्ठक 150 माइनस a का मान 60 माइनस कोष्ठक 150 माइनस b का मान 100 कोष्ठक 150 माइनस c का मान 140। हल करेंगे, माइनस निकालेंगे। 150 वैसे वैसे आएंगे, इंटू माइनस करेंगे तो 90 बचेंगे, इंटू माइनस करेंगे तो 50 बचेगा, इंटू माइनस करेंगे तो 10 बचेगा। फिर करेंगे 3 3 के जोड़े। तो 50 को क्या लिखें, 3 × 50 लिख लें, 3 × 50 लिख लेते हैं। और 90 को 3 × 3 × 10 लिख लेते हैं। और 50 का 50 से लिखते हैं और 10 का 10 ही रखते हैं। क्यों लिखा मैंने ऐसा, जोड़े बन गए। देखो 50 का 50 के साथ में, 10 का 10 के साथ में, 3 का 3 के साथ में, एक 3 अंदर अकेले रहेगा, इसका जोड़ा नहीं बना। हम क्या करें फिर। तो जिन जिन के जोड़े इनको बाहर निकालो, निकालो 3 को, निकालो 10 को, निकालो 50 को। किसका जोड़ा नहीं है, तो बेचारे इस 3 का जोड़ा नहीं है, ये सिंगल ही मरेगा। तो गुणा कर लेते हैं इनको, 15 तिया 5 तिया 15, तो 1500 और अंडर रूट में 3 ये वर्ग। और 300 क्या थे, 300 थे हमारे सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, सेंटीमीटर वर्ग सेमी। प्यारे बच्चे, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये भी समझ में आ ही गया होगा और आना भी चाहिए। इतनी देर से आप मेहनत जो कर रहे हैं तो बिल्कुल आएगा आपकी समझ में सारी चीज़ें। 19वें को निपटा देते हैं। 10 सेमी त्रिज्या वाले अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आइए इसको भी ज्ञात कर ही लेते हैं, इसको भी ज्ञात कर ही लेते हैं। r बराबर कितना दे रखा है, तो प्यारे बच्चों इसमें r बराबर 10 दे रखा है और इसमें आपके अर्धगोले का कुल पृष्ठीय ज्ञात करना है। तो अर्धगोले का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है,
अर्धगोले का टोटल सरफेस एरिया, कुल पृथ्वी क्षेत्रफल, ये क्या होता है, वो होता है 3πr²। पाई का मान इन्होंने नहीं कहा तो हम वापस वही लिखेंगे। वैसे आपकी किताब में 10 वाला एक सवाल है तो उसमें आपके 3.14 ले रखा है, हम 22/7 ले लेते हैं और अपन चाहे तो 3.14 भी ले सकते हैं। तो 3 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान कितना है 10 है, तो यहाँ पे 3.14 ले लेते हैं, उत्तर आसानी से आ जाएगा। 3.14 इंटू आर का मान 10 इंटू 10, इसके 10 के ये पॉइंट हटाएंगे, 3 1 4 की, तो ये 100 हो जाएगा। इसके 2 जीरो से 10 के दोनों जीरो कट जाएंगे, बचेगा क्या हमारे यहाँ पे 3 इंटू 314 बचेगा। गुणा कर लो फटाक से, 3 चौक 12, हासिल का 1, 3 और 1 4 और 3 तिया 9, 942 सेंटीमीटर स्क्वायर करेक्ट आंसर इसका रहेगा। क्वेश्चन नंबर 20 का फर्स्ट है a+b का होल स्क्वायर से इसको खोलना है, तो a+b का होल स्क्वायर लगाएंगे। क्या होता है a+b का होल स्क्वायर, तो ये होता है a+b का होल स्क्वायर बराबर a² + 2ab और प्लस में b²। a का मान 2x है और b का मान 1 है, तो a बराबर कितना आएगा 2x और b बराबर कितना आएगा 1 आएगा। मान लिख लेते हैं, तो यहाँ पर आएगा आपके 2x + 1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर आएगा 2x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स का मान 2x इंटू बी का मान 1 प्लस b का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, यहाँ पे 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनका स्क्वायर कर लेंगे। तो पहले 2 का स्क्वायर करते 4 आता है, x का स्क्वायर x² प्लस 2 दूनी 4x हो जाएगा और प्लस 1 एकम 1। फाइनल उत्तर आपका यही आएगा 4x² + 4x + 1। इसका सेकंड वाला भी देख लेते हैं, 2x², 2a - 6b है, 36 नहीं यहाँ पे, ये 3b है, तो ये भी कर लेते हैं माइनस वाला, तो यहाँ पे प्लस की जगह पे माइनस आ जाएगा बस। तो यहाँ पे 2x और माइनस में 3b आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा 3b। तो फॉर्मूला ये रहेगा, मान चेंज हो गया थोड़ा सा, तो a का मान तो 2x ही है और b का मान 3b है, तो यहाँ पे आएगा 3b। तो 3b करेंगे और यहाँ पे भी 3b का स्क्वायर करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, तो 12 यहाँ पे a है, तो a आ जाएगा यहाँ पे x की जगह पे a, तो यहाँ पे ab हो जाएगा। तो 12 ab और प्लस में है 3 का स्क्वायर 9 और b का स्क्वायर तो b² हो जाएगा। तो सेकंड वाले का आंसर आपके इस प्रकार से 3b का स्क्वायर आपको इस प्रकार से ज्ञात करना है। फिर क्वेश्चन नंबर आपको देखना है, क्वेश्चन नंबर, ये एक फॉर्मूला है आपके, ये उसका सीधा ही इसमें प्रूव करना है। ये 21वां क्वेश्चन आपके, बताइए कि समीकरण में कौन इसके हल है और कौन इसके हल नहीं है। तो मान रखेंगे 0 और 2, जहाँ x है वहाँ पे 0 लिखो, -2 इंटू वाई का मान 2 लिखो, क्या बराबर में 4 उत्तर आ रहा है, तो 0 - 4 बराबर -4 आ रहा है, इसका मतलब ये तो हल इसका नहीं है। सेकंड वाला देखते हैं, सेकंड वाला क्या है, x - 2y = 4, x की जगह 2 - 2 इंटू 0 = 4, क्या ये इसका हल है, तो 2 - 0 बराबर 2 ही आ रहा है, इसका मतलब ये भी हल नहीं है। तीसरा देखते हैं, तीसरा x की जगह पे 4 लिखना है, तो 4 - 2 इंटू 0, तो 4 - 0 बराबर 4 आएगा, बिल्कुल ये इसका हल है। तो ये तो इसमें लिखना आपको नहीं है, इसमें लिखना है नहीं है और इसमें लिखना है ये इसका हल है। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ये जो दे रखा है इसको आपको ax + by + c = 0 के रूप में व्यक्त करना है और abc का मान ज्ञात करना है। तो इसको सबसे पहले सही रूप में लिख लेते हैं, बराबर में 0 ले आते हैं, तो इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 2x + 3y और ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का 9.35 के ऊपर बार और बराबर में 0। तुलना करेंगे ax² + bx + c = 0 से, तो a का मान कितना है बच्चों 2 है, b का मान 3 है और c का मान माइनस में 9.36 के ऊपर 35 के ऊपर बार है। तो ये मान इसमें आपको लिखना है। इसको भी अपन हल कर लेते हैं, यह आएगा आपके माइनस का 2x प्लस का 3y प्लस के 6 इधर आएंगे तो माइनस के 6 बराबर में 0। तुलना करेंगे इसकी ax प्लस, ये स्क्वायर नहीं आएगा सॉरी, ax + by आएगा, ax + by + c = 0। तो a का मान कितना आएगा -2, b का मान +3 और c का मान आएगा -0। इसी प्रकार से इसको भी हल कर लेंगे, दिया आएगा आपके x -
3y और प्लस में 0 बराबर 0 कर देंगे। तो देखो इसमें a का मान कितना है, 1 है, b का मान -3 है और c का मान 0 है। तो इसका भी उत्तर आपको ये हल करके बता दिया। अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का, और उम्मीद करता हूँ कि 22वें क्वेश्चन तक आपने अच्छी प्रकार से क्वेश्चन सोल्व किए होंगे। तो आपकी बहुत ही शानदार तैयारी आप करने जा रहे हैं, और आपके ऐप के ऊपर इसी प्रकार से मैंने कई सारे पेपर आपके अपलोड कर रखे हैं। बच्चों, ऐप के ऊपर 49 रुपये आप परचेस खर्च करके आप वो ज्वाइन कर लेना, आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। और मेरी गारंटी है, अगर आप जो बच्चे इसको ज्वाइन करेंगे और बार बार टेस्ट देंगे, उससे प्रैक्टिस करेंगे, उनका सपना 100 में से 100 का 100% पूरा होगा और आप 100 में से 100 नंबर लेके आएंगे। ये रिज़ल्ट के दिन मैं आपको बात करूँगा कि आपका जो रिज़ल्ट है वो कैसा रहा। लेकिन बच्चे, अगर आप मेहनत करेंगे तो ही रिज़ल्ट आपको अच्छा मिलेगा। इसमें एक राज्य के विधानसभा चुनाव में राजनीतिक पार्टी द्वारा जीती गई सीटों का परिणाम दिया गया है। एक तो आपको दंडालेख बनाना है, और एक किस राजनीतिक पार्टी ने अधिकतम सीटें जीती वो आपको बताना है। एक तो हो जाएगा आपका एक्स अक्ष, ठीक है, और दूसरा हो जाएगा आपके वाई अक्ष, ठीक है। एक तो एक्स अक्ष पे ले लेंगे, दूसरा वाई अक्ष पे ले लेंगे। जीती गई सीटें आपकी कितनी है अधिकतम, तो 75 है, मतलब 80 तक लेनी पड़ेगी आपको। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 ऐसे कर लेंगे। और एक बड़ा खाना बराबर कितनी पार्टी, एक पार्टी आ जाएगी। राजनीतिक पार्टियाँ F तक आपको लिख लेनी है। तो इसका ग्राफ जो बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा। एक तो ये खड़ी लाइन खींच लेनी है आपको, ठीक है, एक तो इसकी ये खड़ी लाइन और एक लाइन खींचनी इसकी आड़ी। जो ग्राफ बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा। ये एक्स अक्ष है और ये वाला वाई अक्ष है। यहाँ पर आपको एक एक के गैप में लेना है। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और 80। ये मैंने ले लिया 10, यहाँ पे 20 सीटें, 30 सीटें हैं, 40 सीटें, 50 सीटें, 60, ये 70, अरे कहाँ कौन छूटा ये, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, हाँ 80 और ये 90। इधर आएगी राजनीतिक पार्टियाँ, क्या आएगी इधर ए, इधर आएगी बी, और इधर आएगी ये सी, इधर आएगी डी, इधर आएगी ये ई, और लास्ट में आ जाएगी एफ। फिर यहाँ पे लिखेंगे पैमाना। क्या लिखेंगे, पैमाना। पैमाना में हमने 2 अक्ष ली। एक्स अक्ष पर, एक्स अक्ष पे एक बड़ा खाना बराबर एक पार्टी, या लिखेंगे एक बड़ा खाना या 1 सेंटीमीटर बराबर एक पार्टी, ठीक है। और वाई एक्स पे क्या लिया हमने, वाई एक्स पर जीती गई सीटों की संख्या है। तो वाई एक्स पर पैमाना के लिए हमने एक बड़ा खाना बराबर 10 सीटें। कितनी सीटें ली हमने, 10 सीटें ली, ताकि उसको आराम से हम यहाँ पे बना सकें। ए पार्टी ने कितनी जीती, 75 जीती, तो ए के ऊपर आपको 75 बनाना है। दंडालेख में क्या होता है, बीच में गैप बराबर छूटता है, इसको चिपका के नहीं बनाते, दूर दूर बनाते हैं, बीच में गैप सेम रखना है। तो 75 आपके आएगा ये 70, 80 के बीच में। तो लाइन खींचेंगे और एक लाइन इधर खींचेंगे, ठीक है। और ये वाला जो ग्राफ है आपके कितने का आएगा, आपके 75 का आ जाएगा। तो ये जो मैंने ग्राफ खींचा वो कितने का है, ये ग्राफ खींच रहे, हाँ, तो ये वाला जो ग्राफ है वो आपके कितने का है, ये 75 सीटें जीती। वैसे ये बिल्कुल स्ट्रेट आएगा, ये थोड़ा सा आपके स्केल से खींचेंगे तो आपके बिल्कुल सही वाला बनेगा। तो ये तो आ जाएगा आपकी 75। फिर सेकंड वाला देखो, सेकंड वाला है 55, बी कितनी है 55 सीटें। तो 55 कहाँ पे आएगा, 55 आएगा आपके इसमें 55 ये 50 और 60 के बीच में। तो ये 50-60 के बीच में यहाँ कहीं 55 होगा, इसको यहाँ पे मिलान करेंगे, 1 मिनट, ये 55 और इधर भी एक लाइन खींच लेनी। ये दोनों 55 की लाइनें बना रखी हैं, 50 और 60 के बीच में। मैं अंदाज से बना रहा हूँ, आपको माप से करना है काम। तो ये खींच लेंगे, तो ये ग्राफ बन जाएगा आपके सेकंड वाला, कि ये ग्राफ किसका है, सेकंड वाले का ग्राफ ये आ जाएगा। इसी प्रकार से आपको क्या करना है, सी में देखना है। सी में 37 सीटें हैं, तो 37 कहाँ पे आएगा, 40 से थोड़ा नीचे। तो ये आएगा आपके 40 से थोड़ा सा नीचे। मेरे ग्राफ के बीच में जो जगह थोड़ी कम ज़्यादा है, आपके बराबर छूटनी चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा इसको आपको मैनेज करना है। तो ये आपके 37 वाला हो जाएगा, ठीक है। तो इसको 37 वाले को बनाएंगे।
तो 37 वाले को यहाँ लिख लेते हैं, ये आपके 37 वाला रहेगा। ये लो 37 वाला भी मैंने बना दिया। फिर आपके नेक्स्ट है डी वाला, तो डी आपके 29 जो कि 30 से थोड़ा सा नीचे, तो ये पर आ जाएगा, ये 30 से थोड़ा सा नीचे। तो ये जो ग्राफ है वो आपके डी वाला ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से डी का भी आपको ग्राफ बना लेना है। ये थोड़ा सा इसको जो सही कर लेते हैं। ये वाला डी वाला हमने बनाया। ई वाला 10 का है, तो 10 का तो बिल्कुल छोटा बनेगा, फिर तो छोटा भी इसमें बना ही लेते हैं। 10 का बिल्कुल छोटा सा बनेगा ये 10, तो 10 का बिल्कुल ये छोटा सा ग्राफ इसमें बनने वाला है। और एफ वाला आपके है 37 का। एफ वाला कितने का है? 37 का, जो कि आपके 40 से ऊपर, 40 से और 30 के बीच में, तो ये आपके आएगा 40 और 30 के बीच में। तो बना लेते इसके बराबर में, ये आ जाएगा तो मुझे कमेंट करके बताना कि किन दो पार्टियों ने बराबर सीटें जीती, है ना। इस ग्राफ को देख के ये आपको बताना है कि किन दो पार्टियों ने सीटें बराबर जीती हैं। उन दोनों पार्टियों के नाम आपको कमेंट करके बताना है। सबसे ज़्यादा सीटें किस पार्टी ने जीती? तो सबसे ज़्यादा जो सीटें जीती वो ए पार्टी ने जीती। कितनी जीती? तो 75 जीती। इसकी कितनी? 75 है। बी की कितनी? 55 है। सी की कितनी? 37 है। डी की 29 है। ई की 10 है और ई की वापस 37 है। तो सबसे ज़्यादा किसकी है? ये सबसे बड़ा ग्राफ ए वाले का है। तो सबसे ज़्यादा जो अधिकतम सीटें किस पार्टी ने जीती? वो ए पार्टी ने जीती। और सबसे कम सीटें किस पार्टी ने जीती? एक तो आपको ये कमेंट करके बताना है, एक ये कमेंट करके बताना है कि किन दो पार्टियों ने बराबर सीटें जीती हैं। ये पूरा ग्राफ मैंने आपको बना दिया। इस प्रकार से पूरा पेपर आपका आएगा। और भी ऐसे कई सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। हर संडे को मैं सोल्व करवाऊंगा, हर विषय के हर सब्जेक्ट को। आपको नेक्स्ट कौन से सब्जेक्ट का ये पेपर चाहिए कमेंट करके बता देना। और ये पूरी पेपर की पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी? तो अपने एंड्रॉयड ऐप में मिलेगी। एंड्रॉयड ऐप को आप डाउनलोड कर लें। साथ ही ऐप के ऊपर जो 49 वाली टेस्ट सीरीज़ है उसको ज़रूर ज्वाइन कर लेना, आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। और इसी प्रकार से और वीडियो देखने के लिए हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें और व्हाट्सअप ग्रुप पे इसको ज़रूर ज्वाइन कर लेना। आपके पास भी कोई पेपर है तो आप मुझे इस नंबर पे भेज सकते हैं। गणित में आपको कोई सवाल समझ में नहीं है तो ये व्हाट्सअप नंबर आपके लिए ही चालू कर रखें, उसका फ़ोटो खींचो और मुझे भेजो, उसका सॉल्यूशन तुरंत पाओ। मिलते प्यारे बच्चे आपको अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद। खूब पढ़िए, मस्त रहिए। इसी प्रकार से अपना और अपने माँ बाप का नाम रोशन कीजिए। और अगला जो टारगेट है अपना, वो इस बार 100 में से 100 नंबर प्राप्त करना है। और अपने को जो मेरी जो 49 वाली टेस्ट सीरीज़ है उसमें टॉप 3 में आना, टॉप 3 में आना और 1100 रुपये प्राप्त करना। तो जिन भी बच्चों का सपना है 1100 रुपये लेने का, प्राप्त करने का पुरस्कार राशि, वो 49 रुपये वाली टेस्ट सीरीज़ आज ही ज्वाइन कर लेना और ये ऐप के अंदर आपको मिलेगी। और भी आपके मन में कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत। व्हाट्सअप ग्रुप अपना ज़रूर ज्वाइन करें। इसके ऊपर रोज़ाना आपको टेस्ट होता है। ऐप के ऊपर खूब सारा आपके टेस्ट बना रखें, रोज़ाना टेस्ट दें ताकि उसका पूरा फ़ायदा आपको मिल सके। और 100 में से 100 का जो टारगेट है, एक दिन आपकी कॉपी के ऊपर लिखा मिलेगा 100 में से 100, इसको आप पूरा कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों आज के इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। किन किन ने विद्यार्थियों ने ये वीडियो यहाँ तक देखा है, अपना नाम कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे ज़रूर बताना ताकि मुझे पता चल सके यहाँ तक देखा है वीडियो।